अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? जी बेटा, आप दोनों का न्यू बैच, रिफ़्रेशर बैच, और ऑनलाइन में भी हमारे पास कुछ बच्चे होंगे जो कि रिफ़्रेशर के होंगे। तो सर आज हम थोड़ी सी बात करते हैं कि हम रिफ़्रेशर बैच को अपने कैसे लेके चलेंगे, और उसके बाद हम फिर आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा सर देखें, पहले तो जो जो आप लोग के सब्जेक्ट पास हुए, एक पास हुआ, दो हुए या तीन हुए या सारे हो गए, या जो भी अगर न्यू बच्चा है, न्यू ज्वाइन कर रहा है हमें, सबके लिए सर जिसके पास हुए हैं सबसे पहले तो उसको उस चीज़ के लिए मुबारक, और जिसके फेल हुए हैं तो सर हमने दिल नहीं छोड़ना, ठीक है जी, हमें मेहनत करनी है। और सर ये जर्नी ही ऐसी है कि हम जब तक मेहनत करते रहेंगे तब तक हमें खुशियाँ इसमें मिलती रहेंगी, ठीक है। तो सर सीन ये है, अब क्योंकि हम नया अपना बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया बैच इस तरह के पोस्ट रिजल्ट, और अभी तक सर हमारा इसमें क्या स्टेटस है कि अभी तक हम क्या कर चुके हैं इसमें, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। और उसके अलावा सर क्या आगे आप लोग की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए कि सर वो कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो कि बच्चे नॉर्मली करते हैं और हमें वो चीज़ नहीं करनी फिर, ठीक है जी। तो इस सारी चीज़ों पे हम आज बात करेंगे। तो ख़ास तौर पे बेटा प्लीज़ थोड़ा सा अटेंटिव होकर बात सुन लेगा। अच्छा जी, टैक्स का जो सब्जेक्ट है इसमें मोस्टली फेलियर की जो रीज़न होती है, हम उन लोगों से मुखातिब हैं 20 जिन लोगों का टैक्स फेल हुआ है और वो दोबारा से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो सर फेलियर की जो वजूहत हैं आप लोगों ने अपने पार्ट में भी कुछ आइडेंटिफाई की होंगी, और कुछ वो रीज़न हैं जो सर हमने अपने टाइम के दौरान और अभी हम लोगों से डिस्कशन करके, बच्चों से डिस्कशन करके आइडिया होता है कि सर क्या क्या चीज़ें हैं जो उन्होंने कॉप अप जिनके नहीं किया और वो दोबारा उनके लिए मसला मसाइल बनी पेपर में। तो सर सबसे अटमोस्ट रीज़न जो मेरे जहन में आती है ना अभी, सबसे पहले अगर मैं एक ही बात करूँ कि सर बच्चे के साथ मसला क्या होता है कि वो पेपर में उस तरह से अपना आप अपेयर नहीं हो पाता। तो उसमें एक ही रीज़न है सर उसका, सबसे पहला रीज़न है उसके सर लेक्चर्स ही कंप्लीट नहीं होते। ये है सबसे बेसिक रीज़न। अब बाकी बातें तो हम बाद में करेंगे कि उसने प्रैक्टिस कब करनी है, उसने रिवीजन कब करनी है, उसने अपने प्लान्स कब बनाने हैं, उनको एग्जीक्यूट कब करना है, ये सारी बातें तो हम सर बाद में करेंगे। हम पहले ये बात तो करें कि क्या हमने अपना जो सिलेबस है वो भी 100% कवर किया है या नहीं किया, सर ये बात भी तो है ना सर। तो सर सबसे जो पहली वजूहत, जो काफ़ी वजूहत में जो एक वजह है इसकी, वो ये कि हमारे लेक्चर्स कंप्लीट नहीं होते टाइमली। मतलब आप समझ लें कि हमारी जैसे आने वाली अटेम्प्ट है तो उसमें सर अगस्त का अगर टाइम है, ये आप लोगों के जो पहले वाले मुझसे पढ़ रहे हैं बच्चे उनके लिए भी और जो नए आने वाले हैं उनके लिए भी, कि सर देखें जब आप अगस्त में अपने लेक्चर्स को लेके जाएंगे ना, तो इसका अल्टीमेट मतलब पता है क्या है, कि आपका जो पेपर आने वाला है ना उसको आप फेल होने की तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि अगस्त का महीना स्पेसिफिकली हमारी इस अटेम्प्ट के अकॉर्डिंगली, अगस्त का महीना, या अगर दूसरी अटेम्प्ट की बात करें उसमें फेब का जो महीना होता है, ये सर सिर्फ कोर प्रैक्टिस के लिए होता है ये महीना, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है ये महीना। इसमें हम मज़ीद कोई नई चीज़ अपने जहन में नहीं लेके आ सकते, ठीक है। अगर मैं ये बात करूं कि सर मैं आज फेब के महीने में बैठा हुआ या अगस्त के महीने में बैठा हुआ मैं 15 से 20 लेक्चर्स नए लूँगा, आप ये बताएं कि जो मैंने पहले पढ़ा हुआ है वो मैं कब करूँगा, ठीक है, ठीक है, मैं जब पहले पढ़ा हुआ है वो मैं कब करूँगा बेटा, ठीक है। आप लोग को सही शोरी सी, ठीक है। तो बाकी इसका जो रिजल्ट है कल भी मज़ीद बेहतर हो जाएगा, आज मैं आप लोगों को वैसे बता दूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो सर सबसे पहली रीज़न ये कि हमारे लेक्चर्स ही कंप्लीट नहीं होते, ठीक है, चलें ये पहली बात होगी। दूसरी बात क्या सर, सर दूसरी बात ये कि अगर हम लेक्चर्स लेते हैं तो हमें सर रिवीजन का प्रॉपर मेथडोलॉजी नहीं पता, वो प्लानिंग ही नहीं पता कि किस तरीके से रिवीजन की जाती है, ठीक है जी, पेपर को करने का तरीका क्या होता है, रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होती है, और हम यही नहीं प्लान कर पाते कि यार सिलेबस को कवर किस तरह से करना है। मतलब हमने एक गोल दायरा सर स्टार्ट किया, हमने चैप्टर 1 2 3 पढ़ना शुरू किया, लेक्चर देना स्टार्ट किए, हम ना सर अल्टीमेटली उसको ऊपर जाके बंद ही नहीं कर पाते उस गोल दायरे को, और सर वो खुले का खुला रह जाता है और अल्टीमेटली पेपर हमारे हाथ से निकल जाता है। मतलब पेपर में जब बेतहाशा चीज़ें आती हैं हमें आइडिया ही नहीं होता, हमें पिक ही नहीं कर पाते उन चीज़ों को। रीज़न एक होता है, आपके माइंड में वो चीज़ें जब रिटेन ही नहीं हुई, आपने जब उन चीज़ों को सही से क्रैम नहीं किया था, पढ़ा नहीं था, रिवाइज नहीं किया था बार बार, तो चीज़ें अल्टीमेटली आपके जहन से सर निकलेंगी, ठीक है। और एक बार पढ़ने से तो नहीं होता। कल ही मेरी 2 बच्चों से मुलाकात हो चुकी और उन्होंने मुझे ये बताया, कल सर मेरी 2-3 बच्चों से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे ये बताया कि सर हमारा जो लेक्चर्स है ना वो तो अगस्त में चले गए या वो सर फेब में आ गए, लेकिन सर हमने ना रिवीजन भी एक ही बार किए, हमने पास पेपर्स भी एक ही बार किए हैं, और अल्टीमेटली सर पेपर जो है ना वो सर 32 पे रुका है, सर 28 पे रुका है। अब ये वो मार्क्स हैं, ये 38 या 22, ये वो वाले मार्क्स हैं कि यहाँ से साफ ये मार्क्स मुझे क्या बता रहे हैं कि सर अल्टीमेटली मेरी प्रिपरेशन ही नहीं थी। अगर तो पेपर रुकता सर 45 प्लस पे, 48, 49, 47, अगर इस तरह के मार्क्स होते हैं ना तो सर मैं शायद मेरा जवाब कुछ और होता उस बच्चे के लिए, ठीक है। लेकिन उस बच्चे ने मुझे अल्टीमेटली क्या बताया कि सर मेरे मार्क्स आए हैं 23,
28, 35, ये वो मार्क्स हैं जो बताते हैं कि आपकी प्रिपरेशन ही नहीं थी। आप ये छोड़ दें कि सर आपसे कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो गई है, आपसे कोई ड्राफ्टिंग का मसला हो गया, आपने चीज़ों को सही से पिक नहीं किया, सवाल ये मसले नहीं थे उस वक्त। मसला ये था कि सर आपने प्रिपरेशन ही नहीं की। जब मैंने पूछा तो सर बोले मेरे सर लेक्चर्स फेब में कंप्लीट हुए थे, मैंने एक बार जो है रिवीजन की थी और एक ही बार जो है मैंने क्या किया था, प्रैक्टिस करके पेपर में मैंने अपने आप को अपेयर होने का मौका दिया और अल्टीमेटली मेरा रिजल्ट क्या है कि मैं फेल हो चुका हूँ। तो मैं सारा ड्यूरिंग द लेक्चर्स मैं बात करता ही रहता हूँ बच्चों के साथ, और उसमें मैं यही बताता हूँ कि यार मैं आप लोग को ये चीज़ क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्या वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। वो ये कि आप लोग को मैं प्लान्स बना के दे सकता हूँ, ठीक है। और प्लान्स वो कैसे होंगे कि सर पैरेलल रिवीजन्स के प्लान जो कि हमने इस सेशन में प्लान करने हैं, हमने उनके ऊपर काम करना है। मतलब आज अगर हम एक यहाँ से क्लास लेके गए हैं ना, तो आज का काम तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन सर जो हमने महीना पहले 2 महीना पहले हमने पढ़ा, आज से अगर 2 महीने बाद मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो 2 महीने पहले आज जो हम पढ़ेंगे तो सर ये तो आपको भूल चुका हो अगर हम उसकी रिवीजन नहीं करेंगे। तो इसकी रिवीजन का हमने एक प्लान जो है वो बनाना है और आप लोगों से शेयर करना है। ये सारी चीज़ें तो हम सर करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारे एजेंडा में सर 2-3 चीज़ें होंगी। एक तो आप लोगों को सर लेक्चर जो हैं हम कोशिश करेंगे सब मिल मिला के चलें, साथ में चलें और लेक्चर्स को हम टाइमली कंप्लीट करें, ठीक है आशिर। और दूसरा सर ये होगा कि हम पैरेलल रिवीजन्स करें। अब रिवीजन्स में सारी चीज़ें आ जाती हैं, प्रैक्टिस और मॉक और ये सारी चीज़ें, ठीक है। हम बातें करते हैं इसके ऊपर आगे जाके ना। अब आप देखिए मेरी बात सुनें सर, जो प्रैक्टिस है वो कितनी करनी है। मतलब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये भी इंश्योर नहीं करते कि उन्होंने सारे पास पेपर्स कर भी लिए हैं नहीं किए, ठीक है। उनको ये भी नहीं पता होता, उनको ये नहीं पता होता कि यार हमारी जो प्रिपरेशन है वो आई कैप के लेवल पे है भी या नहीं है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। तो सर अब आई कैप के लेवल की प्रिपरेशन, पास पेपर सारे करना, ये किसकी जिम्मेदारी है, करवाना किसकी जिम्मेदारी है, टीचर की जिम्मेदारी है सर। तो ये चीज़ तो मैं अपनी क्लास में इंश्योर करूंगा कि आपको एटलीस्ट पिछले 8 साल के वो पास पेपर जो एज पर अपकमिंग ट्रेंड है, जो आई कैप पूछता है, जिस लेवल पे सवाल पूछता है, मतलब सर अब वो आपसे ये नहीं बोलेगा, ये रिफ्रेशर बच्चे मेरी बात समझ पाएंगे, वो ये नहीं बोलेगा कि सर डिफाइन कर दो कि टैक्सेबल इनकम क्या होती है, वो ये नहीं बोलेगा कि सर सैलरीड पर्सन क्या होता है, वो ऐसे नहीं बोलेगा। वो आपको उस पर्टिकुलर सिनेरियो में सर लेके आएगा और पूछेगा अब बताओ कि ये सैलरीड पर्सन है या नहीं है, हम इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ये सर रेजिडेंट इंडिविजुअल है, कौन सी इनकम इसकी टैक्स करेंगे। वो पर्टिकुलर एक सिनेरियो बनाएगा आपसे। वहाँ पे अगर मैं सिंपल एक बात कर लूँ, वो आपसे नंबर ऑफ डेज काउंट करवा के रेजिडेंशियल स्टेटस पूछ लेगा। अब जहाँ पे बच्चे को चीज़ें पता ही नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ एक रेजिडेंट की डेफिनेशन याद करके गया है 183 डेज, लेकिन उसको उसकी एक्सेप्शन नहीं पता कि यार हमने कौन कौन से दिन काउंट करने हैं, कौन से काउंट नहीं करने। अगर उसको ये चीज़ें नहीं पता तो अल्टीमेटली वो पेपर में जाके परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने आपसे ये नहीं पूछना कि मुझे डिफाइन कर दो रेजिडेंट पर्सन कौन होता है, ठीक है। उसने ये तो आपसे कतन नहीं पूछना। और ना ही आई कैप इतने छोटे लेवल पे चीज़ों को पूछता है, क्योंकि आप लोग की जो एनालिटिकल थिंकिंग है और जो आपका नॉलेज है, हमने उसको किस तरह से केस स्टडी की फॉर्म में जाके जो है टेस्ट करना है अल्टीमेटली। और यही चीज़ें आगे हमारी कहाँ पे कैपिटलाइज होती हैं, जाके फाइनल के टैक्सेशन में आती हैं और आगे जाके MSc 2 में आती हैं, ठीक है जी। तो वैसे तो आपको आने वाले टाइम में MSc 2 खत्म हो जाएगा, लेकिन ये है कि जो उसकी जगह नया केस स्टडी का पेपर आ रहा है उसमें भी सर टैक्स का पोर्शन तो स्टिल होगा वहाँ पे। तो जब हमें चीज़ों को प्रैक्टिकल सिनेरियोज में अप्लाई नहीं करना आएगा, ठीक है, हम ये नहीं बता सकेंगे कि सर अगर ये प्रोविजन है इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या आता है, किस तरह से अगले बंदे को बेनिफिट होगा। 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर सैलरी को इस तरह टैक्स करवाते हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम में बना के तो उसका क्या आंसर आ रहा है, अगर सेपरेट ब्लॉक बना के करवाते हैं तो क्या आंसर आ रहा है। दोनों ऑप्शंस को कंपैरिजन करके किसी के लिए बेनिफिशियल ऑप्शन निकालना। अगर हमें ये चीज़ें आती ही नहीं होंगी तो सर हम फिर किसी काम के नहीं है, हमने सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं और हमें वही आती हैं। और आई कैप के पेपर में तकरीबन मैक्सिमम भी अगर मैं आपसे पूछ लूँ ना, आप ये समझ लेंगे चैप्टर नंबर 1, 2, 3 सर, जिसकी बेस पे आपसे ये बात हो सकती है कि हाँ चलें आप उसको क्रैम कर लें, आप वहाँ पे पास हो जाएंगे उन तीनों अपने उसमें चैप्टर्स में, ठीक है, चैप्टर 1, 2, 3। इसके अलावा जो रिटर्न असेसमेंट अपील वाला चैप्टर है, जो कि रिफ्रेशर वाले बच्चे अभी सुन रहे होंगे, तो उनको भी पता है कि सर वहाँ पे भी वो केस स्टडी पे चला गया। वहाँ पे वो स्टेट नहीं पूछेगा कुछ भी कि सर आप किसके पास जाके अपील फाइल करनी है, आप कितने दिन है। हाँ केस आ जाते हैं 5-7 नंबर के आ जाता है, कोई मसला नहीं, लेकिन वो 5-7 नंबर होते हैं जो आपके पेपर में आपको थोड़ा सा एज देते हैं, थोड़ा सा आपको मेंटली पीस देते हैं कि यार हाँ आप कर सकते हो। बट अल्टीमेटली हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि सर हम जो है हर उस चीज़ को प्रैक्टिकली देखें, उसका प्रैक्टिकल सिनेरियो देखें, उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें। उससे होगा क्या कि सर पेपर में जब वो आपसे ये चीज़ें पूछेगा ना तो आपको पहले से आती होंगी। तो मेयर क्रैमिंग हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, सिर्फ क्रैमिंग हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। कॉन्सेप्ट हमारा ऑब्जेक्टिव ज़रूर है, बट उसके साथ हमने क्रैमिंग को मिलाना है। हम सिर्फ क्रैमिंग पे जाते हैं, हम उसके कॉन्सेप्ट पे नहीं जाते। अभी जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पता है कि कितना डिटेल में जाके मैं हर एक कॉन्सेप्ट को बता रहा होता हूँ। 4-4 बार एक चीज़ पे कोई सवाल आता है, उसको हम बार बार एड्रेस करते हैं, कुछ डिफरेंट तरीके से सवाल आता है, बार बार एड्रेस करते हैं। उसके पीछे रीज़न एक ही है कि आई कैप भी कल जब इन्हीं तरह के सवाल में से, क्योंकि देखें आपका जहन जो है ना वो सोचता है, जब आपका जहन सोचता है कोई इलॉजिकल बात नहीं सोचता। वो आपने 10 चीज़ें पढ़ी,
आपका एक सवाल बन गया। अब वो आपका लॉजिकल जहन है, सोचा है उसने, लॉजिकल सवाल होगा ना सर, हमने अगर कोई चीज़ पढ़ी है तो ही हमारे जहन में सवाल आया है। तो सवाल सर कभी भी इलॉजिकल नहीं है। अब आईके भी सोचता है, एक लेवल अबव सोचता है, ठीक है आपसे, तो हमने हमेशा एक लेवल अबव जाना है, कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है। उससे अल्टीमेटली होगा क्या कि जो अपकमिंग सिनेरियोज हैं, जो रिसेंट पास्ट पेपर्स आए हुए हैं, उसको देखते हुए जो सर आने वाले टाइम पे सिनेरियोज होंगे हम उनको कवर करेंगे, ठीक है जी। तो ये तो सर ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन कि हम किस तरह से अपने इस बैच को मज़ीद अपनी एफर्ट्स को कैपिटलाइज करेंगे। और ऐसा नहीं है कि सर जो बच्चा फेल हुआ है वो उसको आता नहीं है, माइट भी उसने जो है ना केस स्टडी को सही से पिक ना किया हो, उसको ये ना पता चला हो कि सर रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है असल में, माइट भी उसने 2 चीज़ों का पूछा हो, उसने आगे से 4 चीज़ें बता दी हो। अब इससे अल्टीमेटली क्या इम्पैक्ट आएगा उसके पेपर पे, जब वो टाइम लगाएगा 4 चीज़ें लिखने पे, हालांकि 2 चीज़ें रिक्वायर्ड ही नहीं थी, तो बाकी जो क्वेश्चंस होंगे उनका टाइम तो सर जा रहा है ना, उनका टाइम जा रहा है, ऐसा ही है हाशिर। तो जो बाकी जो टाइम जा रहा है हमारा, इसका मतलब हम अपने मार्क्स लूज़ कर रहे हैं। तो हमें असल में रिक्वायरमेंट को समझना है, जितना हमसे रिक्वायर किया गया है उतना ही हमने प्रेजेंट करना है और सही वे में प्रेजेंट करना है, ये हमारा है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी। तो अभी तक सर जैसे आप लोगों को मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि सर कैफ 2 हमारा आज का जो पोस्ट रिजल्ट बैच है। अच्छा सर, इसके इंट्रोडक्शन में सर देखें रिजल्ट से पहले पहले कितने लेक्चर्स हो चुके हैं, उनको कैसे कवर करना है, इसकी जो स्ट्रेटजी है मैं वो भी आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, ठीक है जी। और आने वाले टाइम में आप लोग मेरे साथ किस तरह से मिल सकते हैं, किस तरह से हम साथ साथ चीज़ों को लेकर चलेंगे, लेक्चर्स प्लान करेंगे, वो सारी स्ट्रेटजी है मैं आप लोगों को बताता हूँ। स्टडी मटेरियल क्या होगा, हम किस तरह से जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको कवर करेंगे, कौन सा हमें एक्सेस दी जाएगी पोर्टल की, ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, तो बेटा मुझे कोई बता सकते हैं जो पोस्ट रिजल्ट वाले हैं कि चैप्टर 4 और चैप्टर 5 कौन कौन से हैं एज़ पर ICAP स्टडी टेक्स्ट? जी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन, बिल्कुल जी। चैप्टर 4 हमारे पास है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन और चैप्टर नंबर 5 है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी जो है हमने अभी रिसेंटली ही कंप्लीट किया है, हमारी क्योंकि कल क्लास हमारी ऑफ थी, उससे पहले जो हमारी क्लास थी उसमें हमने इसको कंप्लीट किया था। तो सर बताने का मकसद ये है कि अभी तक हम क्या कर चुके हैं, अभी तक हम 2 चैप्टर्स कर चुके हैं जिनका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी, और उससे पहले जिसकी सर देखें एक चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा, आप लोगों को पता होगा बेसिक टैक्सेशन, जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि सर पर्सन रेजिडेंट कब होता है, जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि सर डिडक्टेबल अलाउंस क्या होता है, टैक्सेबल इनकम क्या होती है, टोटल इनकम क्या होती है, मतलब हम बेसिक टर्मिनोलॉजी जहाँ पे सीखते हैं। तो वो सबसे पहले चैप्टर कवर करना बहुत ज़रूरी था। अब मुझे ये बताएं, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको पता होगा कि सर चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9 इवन 10 अदर सोर्स तक जाते जाते या आगे भी जितने लॉसेज या डिडक्शंस टैक्स उसके जो टैक्स क्रेडिट के जो चैप्टर हैं उन सब की सर बेस है चैप्टर 4। तो सर मैं अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हमारे रिफ्रेशर वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनसे मैं तो मुखातिब होकर बात कर रहा हूँ कि देखें चैप्टर 4 तो आप लोग को आता होगा, जो हम कवर कर चुके हैं, मतलब जो हमारा बेसिक है, जिसके ऊपर हमारा पूरा टैक्स का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, ठीक है जी। क्योंकि हम कहीं पे जाके अगर बात कर रहे हैं कि सर टोटल इनकम क्या होती है, तो जाहिर बात है उसने चैप्टर 4 पढ़ा हुआ है तो उसको पता चलेगा ना टोटल इनकम क्या होती है। तो सर ये हमारा सर बेस लाइन है हमारी, जहाँ से हमने स्टार्ट करना है। अब बात करते हैं उन बच्चों से जो कि पोस्ट रिजल्ट वाले हैं, ठीक है जी, और उनका पेपर जो है किसी भी वजह से वो रह गया, और या जो वो बच्चे भी जो भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो दोनों से बारी बारी बात हो जाती है। देखिए जी, जो पोस्ट रिजल्ट वाले हैं जिनका पेपर फेल हुआ है, मैं ये समझ रहा हूँ कि उनका चाहे 35 पे रुका है, चाहे 38 पे रुका है, चाहे 40 में कितने भी मार्क्स हैं, उनको ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 जो है सर, ये तो उनको आता है, उनको ये तो पता है कि सर टोटल इनकम क्या होती है, टैक्सेबल इनकम क्या होती है, सारी चीज़ें उनको पता है। तो अब अल्टीमेटली हमारी जो कि क्लास स्टार्ट होगी तो उसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली कौन सा चैप्टर सर, चैप्टर नंबर 9 इनकम फ्रॉम, जी बेटा आप लोग को स्क्रीन आ रही है सही से नजर, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन जी, ठीक है जी। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से हम स्टार्ट करेंगे। अब वो बच्चा जिसने आज से स्टार्ट करना है, उसके लिए क्या चीज़ रिकमेंडेड है, और जिस बच्चे ने एक बार टैक्स का पेपर दे दिया है उसके लिए क्या चीज़ हम रिकमेंड करेंगे। सर जो बच्चा ऑलरेडी टैक्स का पेपर दे चुका है ना, उसके लिए ये प्लान है हमारा कि वो चैप्टर नंबर 4 और 5 बेसिक सैलरी जो है, बेसिक टैक्सेशन और हमारा सैलरी का जो चैप्टर है सर, वो अपनी पेस पे वो कवर कर ले, कोई इसका मसला मसाइल नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको सर बेसिक नॉलेज है टैक्स की, जिसके ऊपर हम आगे बातें करेंगे जाके। सर स्लैब क्या होती है, स्लैब का रेट कब लगता है, हम जब बात करेंगे कि सर बेसिक हमारी जो डिडक्टेबल अलाउंस है वो क्या होता है, टोटल इनकम क्या होती है, उसको सब चीज़ें पता है। रेजिडेंट पर्सन कौन है उसको सब पता है।
हाँ थोड़ा बहुत रिवाइज करने की जरूरत है, वो हम क्लास में साथ साथ करते रहेंगे। तो सर वो तो हमारे साथ यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट कर सकता है, इन एनी केस कोई मसला नहीं है, कोई चीज़ आएगी भी तो हम उसको ड्यूरिंग द लेक्चर देख लेंगे। लेकिन वो बच्चा जिसने अभी बिल्कुल जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करना है, तो उसके लिए सर यही है कि वो उसको हम दे दिया जाएगा पोर्टल, और सबसे पहले वो कवर करे चैप्टर नंबर 4 जो कि बेसिक हमारी टैक्सेशन है, जिसमें हमने सारी बेसिक बातें की हुई हैं। उसके बाद वो कवर करे चैप्टर नंबर 5, और इसको इस तरह से कवर करे कि ना वो सैटरडे का ब्रेक ले ना वो संडे का ब्रेक ले, क्योंकि हम तो ऑब्वियसली अपनी क्लास ऑफ कर रहे होंगे इन दिनों में, या कभी नहीं कर रहे होंगे कभी कर रहे होंगे। तो अल्टीमेटली जो भी लीव आती हैं ये सारी चीज़ें, तो वो उसको अवेल ना करके क्या करे कि उसमें अपने लेक्चर्स को कंप्लीट करे, ठीक है, और हमारे साथ अल्टीमेटली आगे मिल जाए। अभी तक कितने लेक्चर हो चुके हैं सर? अभी तक सर हमारे 20 लेक्चर्स हो चुके हैं, मेरी बात समझ आ रही है? अभी तक सर हमारे इनकम फ्रॉम सैलरी तक 20 लेक्चर्स हो चुके हैं, तकरीबन 12 या 11 लेक्चर्स जो है हमारे इनकम फ्रॉम सैलरी के ऊपर है, जिसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें करवाई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि पूरा सैलरी का जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मिलेंगे आपको, और हर कॉन्सेप्ट के ऊपर जो एग्जाम्पल है वो मिलेगी आपको। अब रहती है बात पास पेपर्स की, तो हमारी जब लास्ट क्लास थी उसमें मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी के ऊपर पास पेपर्स बना के बच्चों को दे दिए थे, ठीक है। अब स्टिल बच्चों को आइडिया होगा, ये कर रहे होंगे जो पहले वाले स्टूडेंट्स हमारे, तो ये अभी जो करके आ जाएंगे, तो हम इसको कब डिस्कस करेंगे सर? हम आने वाले कमिंग वीकेंड में या इस वीकेंड में हम इसको क्या करेंगे सर? डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आप लोगों को बताने का मकसद क्या है कि सर हमने पहले चैप्टर कवर किया, हमने कॉन्सेप्ट ड्राइव किए, साथ साथ उसकी एग्जांपल देखी। जब हमने ये सारी चीज़ें देख ली तो अल्टीमेटली फिर मैंने अभी बच्चों को टेस्ट करने के लिए क्या प्रोवाइड किया? वो मैंने कॉन्सेप्ट्स के लिए उनको टेस्ट करने के लिए, उनकी नर्व्स को चेक करने के लिए मैंने ICAP के लेवल के सवाल बना के उनको दिए। अब बच्चे उसको खुद से करें, प्रैक्टिस करके आएँ। उनको मैंने 2 से 3 दिन का टाइम भी दे दिया। ऐसा ही है हाशिर आपने कर लिया ना? अभी क्या बता रहे थे आप? कितने हुए हैं आपके? 2 हो गए आपके? 1 हुआ है आपके? 1 हुआ है। तो इंशाल्लाह अगले 3-4 दिन में एक एक करके हमारे हो जाएंगे सारे कंप्लीट। तो जी बिल्कुल मैं आपको सब बताता हूँ। ये इंशाल्लाह आगे हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से चैप्टर नोट्स वगैरह और जो मेरी ये स्लाइड्स हैं जिनके ऊपर मैं लिखता हूँ, ये सारी चीज़ें हैं, और वो क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, होमवर्क जितने भी हैं वो कैसे सब बताता हूँ आपको, ठीक है। तो सर हमने अब इन बच्चों को प्रोवाइड किए हैं वो क्या नाम है हमारा, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि ICAP के लेवल के हैं। अब ये करके लाएंगे उसको। अब किसी एक बच्चे का एक कंसर्न हो सकता है उसमें, किसी के 2 हो सकते हैं, किसी के 4 मसले मसाइल आ सकते हैं। तो जो भी मसले मसाइल हैं हम उनको बैठ के अपने वीकेंड के सेशन में क्या करेंगे, हम 2 घंटे की क्लास रख के उसको डिस्कस करेंगे। पास पेपर, क्योंकि वो पास पेपर्स हैं, तो और मैंने दिए भी वो रिसेंट है, मतलब 2023 के पास पेपर्स होंगे, 22 के होंगे या 24 के होंगे। अभी मैंने आपकी नर्व चेक करने के लिए, क्योंकि देखें अगर आप इससे भी बियॉन्ड जाते हैं ना तो वो तो आसान लगेंगे आपको। अगर ICAP के जो ट्रेंड को फॉलो करते हुए अगर आप इससे पीछे जाते हैं तो वो आपको आसान लगेंगे, वो मुश्किल नहीं लगने वाले। लेकिन जो नया ट्रेंड है, जो उसका रीसेंट ट्रेंड है, अगर ये बच्चा कर पा रहा है ना अभी से, तो इसका मतलब है आने वाली अटेम्प्ट उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो सर हमारी इसमें यही अप्रोच रहेगी कि हम पहले चैप्टर को पढ़ें और उसके सारे कॉन्सेप्ट देखें, उसकी जो एग्जांपल है, मैक्सिमम पॉसिबल एग्जांपल, जितने भी केसेस बन सकते हैं वो सारे हम डिस्कस करें, और उसके बाद अल्टीमेटली मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे दूं। होमवर्क भी आते हैं साथ में, मतलब आज मैंने एक लेक्चर दिया, साथ में होमवर्क की मुझे पता है आज नीड है, तो आज होमवर्क भी मैंने साथ में दे दिया, बच्चों ये होमवर्क आपने करके लाना है। वो मेरी सेल्फ मेड एग्जांपल होगी जो मैं बच्चों को प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है पोस्ट रिजल्ट वाले बच्चे जो हैं वो जानते हैं ये चीज़ कि सर पेपर में जब सवाल आता है ना तो सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी से नहीं आता, उसमें वो और भी बेतहाशा चीज़ें टेस्ट करता है, ठीक है। तो एक जो 18 नंबर का सवाल है, 15 नंबर का सवाल है, उसमें सारे चैप्टर मिक्स हो के आते हैं। उसमें विथहोल्डिंग टैक्स की इंप्लीकेशन भी होंगी, ठीक है, उसमें FTR भी होगा, उसमें NTR भी होगा, उसमें सारी चीज़ें होंगी, उसमें कैपिटल गेन भी आ रहा होगा, ठीक है, वहाँ पे भी सेपरेट ब्लॉक आ रहा होगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आती हैं, ठीक है। तो हमें अल्टीमेटली किस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है? ICAP के लिए प्रिपेयर होना है, ना कि सिर्फ वो छोटे छोटे इलस्ट्रेशन, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, उनके लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर नहीं करना। तो हमारी हर चैप्टर में ये स्ट्रेटेजी रहेगी, पहले आप लोगों को पढ़ाऊँगा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस करवा दूंगा उस एग्जाम्पल की क्लास में, फिर उसके बाद होमवर्क दे दूंगा, ठीक है, और उसके बाद अल्टीमेटली हाशिर बड़ी एग्जाम्पल जो कि ICAP के पास पेपर लेवल की होंगी वो हम शेयर करेंगे, ठीक है जी। ऑनलाइन वाले हजरात सब साथ हैं यहाँ तक? इलियास, मुस्तफ़ा पोर्टल में मिलेंगे जी। मुस्तफ़ा ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तक मैं बताता हूँ, आगे मैं बताता हूँ जी। सब साथ हैं? बासित, शायान, मुनीब, ठीक है बेटा। ठीक है, तो सर 20 लेक्चर जो हमारे कवर हो चुके हैं अभी तक,
वो बच्चा जिसने पहली बार पढ़ना स्टार्ट करना है उसके लिए ये है कि वो चैप्टर 4 से चले, फिर चैप्टर 5 और अल्टीमेटली हमारे साथ आके मिल जाए। और अब उसकी अपनी पेस है कि सर अगर वो दिन में 2 लेक्चर्स कवर कर रहा है तो हम एक ही लेक्चर कवर कर रहे हैं तो वो जल्दी जल्दी 10 दिनों में हमारे तक आ जाएगा, ठीक है, 15 दिन में हमारे साथ आके मिल जाएगा, ठीक है। और हम जो लाइव क्लास में पढ़ रहे होते हैं, फिजिकल क्लास में जो आना चाहे वो आके बैठ सकता है, ठीक। और वो बच्चा जिसने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जिसका पेपर फेल हुआ, कोई भी गलती थी उसकी, जो भी था, उसके लिए ये है कि वो अभी से हमारे साथ ज्वाइन कर सकता है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से स्टार्ट कर सकता है। और जो पहले लेक्चर्स हो चुके हैं, जैसे कि सैलरी के ऊपर बात हम कर चुके हैं, और हम सर किसके ऊपर बात कर चुके हैं जी, बेसिक टैक्सेशन के ऊपर, तो इनके लिए वो अपनी पेस के अकॉर्डिंगली चल सकता है। अगर किसी का सैलरी वीक था तो सैलरी के हमारे 11 लेक्चर्स हैं जिसमें सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन वाले जो हम वीकेंड पे सेशन करेंगे वो मिला के टोटल 13 लेक्चर हो जाएंगे। तो 13 लेक्चर्स वो अगर डेली का एक लेक्चर भी ले तो 13 दिनों में 7 कवर कर लेगा। और साथ में हम अगर कैपिटल गेन की बात करते हैं, प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो हम वो भी कवर कर रहे होंगे साथ साथ। तो सर ये आपकी ही अब आगे जो डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इस सेशन को किस तरह से लेके चलना है। और मैं ये समझता हूँ कि सर जिसने पहले पढ़ा हुआ है ना, वो उसके लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। आप क्यों? क्योंकि वो सर ICAP के लेवल से गुजर के आ चुका है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सपोज़ अगर हमारे 45 मार्क्स आए थे या 38 मार्क्स आए थे तो मुझे सिर्फ 5 नंबर ही और लेने हैं। अब 5 नंबर के लिए मेहनत नहीं करनी सर। काउंटर दोबारा कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा ना। तो 0 से सर 50 तक फिर से आना है। कोशिश हमें ज़्यादा की करनी है कि हम 50 पे आ सकें, ठीक है। कोशिश हमें हमेशा जो है हमने मेरिट वाली करनी है, तभी जाके सर पास हो पाएंगे, जाहिर बात है। लेकिन अगर हम कोशिश ये 5 नंबर या 10 नंबर की उस गैप को फिल करने की कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली आगे वाली अटैम्प्ट भी हमारी क्या होगी, फिर उसमें फिर लैग आएगा और ये सारी चीज़ें। तो माइंडसेट की गेम है सर सारी। और ये नहीं सोचना कि मैंने पहले पढ़ा हुआ है तो अब अगर मैं 2 महीने ऐसे भी कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, पढ़ा हुआ है ना, तो आखिरी के 1 महीने में जाके मैं लेक्चर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, रिवाइज भी कर लूँगा, पास पेपर भी कर लूँगा और अल्टीमेटली पेपर। तो सर या तो एक बच्चे का माइंडसेट क्या होता है, ICAP भी जानते हैं इस माइंडसेट को सर, या तो बच्चे का पेपर यहाँ पहली बार में पास हो जाता है या फिर कहाँ जाता है, यहाँ जाता है, ऐसे ही है। तो अगर एक बार पहली बार में बच्चे का पेपर पास हो गया तो फिर तो ठीक है। लेकिन सर अगर दूसरी बार की बात करें, बच्चा कहता है कि यार पढ़ा हुआ है ना, देखेंगे करेंगे, वो यहाँ भी फेल होता है। अब तो 2 बार पढ़ लिया, यहाँ पे आता है तो अब तो 2 बार पढ़ लिया, अब तो इंशाल्लाह मैं 15 दिन में कर लूँगा। पिछली बार 1 महीना था, इस बार 15 दिन, यहाँ भी फेल। सर ICAP भी जानता है बच्चे की इस हरकत को कि बच्चा किस तरह से सोचता है। तो हमें सर क्या करना है, फिर डे 1 से दोबारा पढ़ना है। तो सर अगर हमारे 45 मार्क्स आए हैं तो कितने मार्क्स दोबारा लेने हैं? 50 पूरे ही लेने हैं, ना कि 5 लेने हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि अभी तक हम क्या कवर कर चुके हैं, कितने लेक्चर्स हो चुके हैं, इनको किस तरह से आपने कवर करना है इन लेक्चर्स को। सर मोड ऑफ लर्निंग हमारा सर फिजिकल और ऑनलाइन, आप सबको पता है, जो फिजिकल आके यहाँ पे बैठ के पढ़ना चाहे, ठीक है, उसके लिए फिजिकल का ऑप्शन है। ऑनलाइन सर डेली हमारी क्लास होती है, तो आप हमें जो है वो जूम के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेक्चर पे आपका लिंक आ रहा होता है। और सर अभी तक जो क्लासेस हो चुकी हैं ये हमारी कहाँ पे मिलेंगी आपको? पोर्टल पे प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है जी। हाउ टू कवर प्रीवियस लेक्चर्स कैन बी एक्सेस वाया पोर्टल। तो सर पोर्टल पे आपको 2 टैब्स नजर आएंगे, जिसमें होगा चैप्टर नंबर 4 बेसिक टैक्सेशन, दूसरा टैब नजर आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी का। 10 लेक्चर एक में आ रहे हैं, 10 लेक्चर आगे वाले में आ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी में, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं सर, कवर कर सकते हैं, ठीक है जी। क्लास का सर ड्यूरेशन क्या होगा? डेली सर हमारी 1 घंटा और 30 मिनट की क्लास होगी, जैसे होती आ रही है अभी तक। और हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है चैप्टर 9 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। क्लास कितनी होगी सर? 5 डेज अ वीक। कौन से आशिर? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। हाँ, अगर हमें लगा कि सर हमें प्रैक्टिस की नीड है तो हम सैटरडे वाले दिन भी क्लास रखेंगे, ठीक है। उसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर फोकस किया करेंगे, ना कि किसी न्यू कॉन्सेप्ट पे। मतलब हमने एक हफ्ते में जो प्रैक्टिस की, जो हमने सोचा है, समझा है, जितना भी हमने नया कॉन्सेप्ट ग्रैब किया है, अब उसकी प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए ना सर। ऐसा नहीं है कि डेली क्लास में नहीं हो रही होगी, डेली क्लास में तो कॉन्सेप्ट के साथ उसकी एग्जाम्पल होगी, लेकिन पास पेपर लेवल की प्रैक्टिस के लिए हमें वीकेंड को ऑन करना पड़ सकता है, ऐसा ही है जी। और सर माइंड मैप्स, सैलरी में हमने माइंड मैप्स देखे थे क्या? हमने ट्रीज देखे थे सैलरी में, ऐसा ही है जी। क्या उनसे कुछ अफाका होता है? क्या सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वो ट्री में हमें मिल जाती है, जो मैं खुद से बनवाता हूँ और आप सबके रजिस्टर पे भी होगा, ठीक है। तो सर हम जैसे भी आपको पता है कि सैलरी में इतने ज़्यादा रेट्स हैं, व्हीकल की टैक्सेशन है, उसके अलावा हमारी सर वो रीइंबर्समेंट है, उस पर ग्रेचुटी फंड है, प्रोविडेंट फंड है, ये सारी जितने भी मेडिकल फैसिलिटी के जितने भी रेट्स हैं। अब मेरे पास अगर मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा दूँ फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, तो सर ये हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी, और सर ये देखें,
क्यों लिहाज ऐसा ही है सर? अगर हम कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, तो मेरी कोशिश उसमें क्या होगी सर, क्या आप लोगों को कंसाइज करके वो चीज़ पढ़ाई जाए। अकोमोडेशन का केस था सर, ये हमने पढ़ा, उसमें हमने, हाँ सुन लो कोई मसला नहीं, ठीक है, अकोमोडेशन का केस पढ़ा सर, उसमें मैंने 2 चीज़ें बता दी कि किस तरह से कंपेयर करना है। मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ कि हमारा चीज़ों को याद करने का या प्रेजेंट करने का तरीका होता क्या है। अब सर आगे आ जाएँ, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स की बात कर रहे थे, हमने उसमें एग्जाम्पल के थ्रू देखा कि किस तरह से हम चीज़ों को कर रहे हैं। ये नोट्स जो हैं आपको गूगल ड्राइव पे मिल जाएंगे। आशिर प्लीज़ याद करवाना है, ठीक है? क्लास से मुझे बाहर नहीं जाने देना, रोक लेना है सर, आप पहले करके जाएं क्योंकि इसी आईपैड से करना है, ठीक है? उसके बाद सर आगे आ जाएं। सर ये ग्रेचुइटी फंड और प्रोविडेंट फंड हमने ट्रीज़ बनाया, हमने पहले कॉन्सेप्ट को देखा। यहाँ तक अभी हमने क्या किया है, यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट को देखा है कि प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुइटी फंड का कॉन्सेप्ट होता क्या है। यहाँ तक जब हमने बात कर दी, बिल्कुल बेसिक बात की है। उसके बाद सर हमने ग्रेचुइटी के ऊपर बात की। ये देखें जी, हमने बोला अगर ग्रेचुइटी गवर्नमेंट के लिए है या अगर अप्रूव्ड बाय कमिश्नर है तो क्या सीन है, एफबीआर से अप्रूव की हुई है तो क्या है, अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड या स्कीम है तो क्या है। सर ये सारी बातें हम करते आ रहे हैं अभी तक। उसके अलावा हमने क्या बात की है जी, इसके बाद सर ये मेडिकल फैसिलिटी और रीइंबर्समेंट एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगी तो क्या होगा, नॉट एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगी तो क्या होगा, ये सारी बातें हमने। और उनका ट्रीटमेंट ये आप देखें, एग्जेम्प्ट, फुली टैक्सेबल। तो इस तरह ट्री की फॉर्म में अगर मैं आपको बना के दूंगा, माइंड मैप्स बना के दूंगा, तो आप लोगों के लिए भी याद करना उसको आसान हो जाएगा। बजाय ऐसा नहीं है कि आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, नोट्स में बिल्कुल प्रोवाइड करूंगा। एक पे जैसे नोट्स हैं, हमने उन्हीं से अलाइन करके अपने नोट्स बनाए हुए हैं बिल्कुल। तो सर ऐसा नहीं है वहाँ पर थ्योरेटिकल फॉर्म में चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन उनको याद करना कतरे मुश्किल है। अगर आप इसको देख लें, अगर अपने हाथ से आप माइंड मैप बनाएं, अपने हाथ से जो है इस तरह से ट्री बनाएं, तो रेट्स याद करना आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान है, ठीक है जी। और फाइनली सर हम यहाँ पे जब प्रोविडेंट फंड की हमने बात की तो हमने ये एक टेबल बना लिया जिसमें हमने ये बात की सबसे पहले कि हमारा गवर्नमेंट का होगा प्रोविडेंट फंड तो क्या होगा, रिकॉग्नाइज होगा, अनरिकॉग्नाइज होगा तो क्या होगा। मेरी बात समझ आ रही है सर? अब एक ही पेज पे जब सारी इन्फॉर्मेशन है ना, और वो ट्रीज़ की फॉर्म है, मतलब मैं यहाँ पे ये बातें नहीं कर रहा कि यार नो ट्रीटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने पहले तमहीद बांधी है कि नो ट्रीटमेंट का क्या मतलब होता है। नहीं, मुझे डायरेक्टली बताना है कि एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है। अगर आपके जहन में ये है ना कि नो ट्रीटमेंट, तो आपको अल्टीमेटली उसकी टैक्सेबिलिटी भी पता होगी, ठीक है? मतलब एक बात हमारे जहन में, हाँ भाई मैंने आपसे पूछा, क्या पूछा जी, इंटरेस्ट आएगा ड्यूरिंग द ईयर, और इंटरेस्ट आ रहा है किसके पैसे के ऊपर, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पैसा रखा हुआ है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, और इंटरेस्ट आ रहा है, बताएं जी क्या ट्रीटमेंट है। आपने ये वाली बात उठाई और उठा के इसके ऊपर ट्रीटमेंट कर दिया, ठीक है जी, ऐसा ही है। तो सर ये चीज़ें तो हम करेंगे आप लोगों की आसानी के लिए। बाकी आप लोगों से सर इसमें रिक्वायर्ड क्या है, आप लोगों से ये रिक्वायर्ड है, और जैसे कि हमने बाद में एक इलस्ट्रेशन भी कर ली थी, ऐसा ही है आशिर? ये इलस्ट्रेशन याद है? याद है, ठीक है जी। आपका नाम क्या है और आपका नाम क्या है? जैन। और आपका? अफान, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले हजरात सब साथ हैं। ये मैंने आपको इनकम सैलरी के वो वाले नोट्स दिखाए हैं जो मैं लेक्चर जहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, लेक्चर में खुद से जहाँ पे लिखता हूँ, ये वो चीज़ें हैं। बाकी जो चैप्टर के नोट्स हैं वो भी हैं हमारे पास बिल्कुल। तो जी माइंड मैप से लर्निंग किस तरह से होती है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इफेक्टिव लर्निंग है ये, ठीक है। हमें सर किताब खोल के बोर नहीं होना, हमें बल्कि इफेक्टिवली काम करना है। उसके अलावा सर विच बुक टू बी फॉलोड, ठीक है, विच बुक टू बी फॉलोड। तो उसमें सर हमारे जो चैप्टर के नोट्स हैं, जैसे कि हम एक चैप्टर के नोट्स ओपन कर लेते हैं अभी, जो हमने आज पढ़ना भी है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ठीक है सर। ये नोट्स हैं हमारे पास सामने। सर ये जो नोट्स हैं आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, जो आप लोगों के लिए रिसोर्स होंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। अब ये नोट्स यहाँ पे तो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लफाजी की हुई है, इन्हीं को एक्सप्लेन मैं कहाँ पे करता हूँ, इस नोट पैड पे। हमारा हर चैप्टर के नोट्स हैं, उसका हमारा सेपरेट एक नोट पैड है, जैसे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आपके सामने आ रहा है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लेक्चर नंबर डाल के उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है जी। और इससे क्या होगा, आप चीज़ों को अलाइन कर पाएंगे। चैप्टर नंबर 4 पढ़ा, उसके आपने नोट्स उठाए मेरे वाले, और बुकिश हमारे जो बुक है वो उठाई आपने, दोनों को रिकनसाइल किया। चैप्टर वाइज हर चीज़ को मैंने तोड़ा हुआ है, इस चैप्टर में ये पढ़ाना है, इस चैप्टर में ये पढ़ाना है। आप बुक से पढ़ें पहले, या आप ये भी कर सकते हैं कि पहले आप मेरे नोट से जो आपने कॉन्सेप्ट क्लास में लिया, आप उस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करें, फिर किताब पे आ जाएं। ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली जब आपको अपनी ही ज़ुबान में चीज़ आती होगी ना, मतलब प्रोविडेंट फंड क्या है सर, मैं उर्दू में बातें करूँगा सिंपल, हाँ ये है इतने % रेट है, 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी है, या सैलरी है, सैलरी इन केस उसमें डियरनेस अलाउंस ऐड करना है, और बेसिक सैलरी है सर, ऐसी बातें करते हैं ना सर हम सारी उसमें। तो लोअर ऑफ है, हायर ऑफ है, ये सारी बातें मैंने अपनी ज़ुबान में कर ली हैं। अब अल्टीमेटली मैं क्या करूँगा इस वक्त,
अब जाऊँगा किताब के ऊपर, और वो किताब, वो नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक, तो आपने जाके वहाँ से रिकंसाइल कर लेना, हाँ यार जो सर ने पढ़ाया था और हमने जो नोट्स में देखा है वो बिल्कुल एक ही बात है, और अब अल्टीमेटली हम उसको क्रैम कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये होता है इसका तरीका। तो सर चैप्टर नोट्स हैं वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे PDF फॉर्म में, और वो सारे के सारे आपको गूगल ड्राइव में मिल जाएंगे। और असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट, आप लोगों के सर टेस्ट भी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए सर? अभी तक हमने कितने चैप्टर पढ़े हैं हाशिर? कितने टेस्ट आ चुके हैं? एक क्विज आ चुका है पहला, कितने लोगों ने समय आपने दिया था? आपने हाशिर? हाँ जी। तो सर हमारे 2 चैप्टर्स हो चुके हैं, और उसके ऊपर मैंने चैप्टर नंबर 4 जो है बेसिक टैक्सेशन, वहाँ पे भी एक क्विज़ कंडक्ट किया। होमवर्क अलग थे हमारे, वहाँ भी क्विज़ कंडक्ट किया। चैप्टर 5 पढ़ा, चैप्टर 5 में सर सवालात करवाए क्लास में, और फिर मैंने 5 सवाल जो है पास पेपर लेवल के वो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए दे दिए। ठीक है जी। तो इस तरह से हम प्रिपरेशन करेंगे कि सर आप लोग एक क्विज़ भी कंडक्ट करवा लें। ठीक है जी। एक ऑब्वियसली मिड होगा जब हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी तकरीबन 5 हेड्स ऑफ इनकम जब हम पढ़ चुके होंगे, तो इंशाल्लाह एक ग्रैंड इसका जो मॉक है ना, या जो मिड टर्म जिसे आप कहते हैं, वो हम कर लेंगे, जिसमें वो वाले सवाल होंगे जिसमें 5 हेड्स ऑफ इनकम से इनकम्स आ रही होंगी, डिडक्टेबल अलाउंस होंगे, टैक्स क्रेडिट्स होंगे। जब ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके होंगे तो वहाँ पे एक मिड हम कंडक्ट करवा लेंगे, और सर फाइनल मॉक तो होता ही है हमारा, और वो फिर हम एट द एंड कंडक्ट करेंगे, और ये ICAP के लेवल का होगा। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें सर हमारे पास चेकिंग की टीम है टेस्ट चेक करने के लिए। उसके ऊपर आपको आपके जो रिव्यू कमेंट्स वगैरह होंगे, कहाँ पे आपने गलती की कहाँ नहीं की, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी। ठीक है। तो फाइनली सर हमारे पास एक आखिरी बात रह जाती है इस सेशन को एंड करने से पहले कि सर हाउ टू पास। क्या सर पहले मैंने ये बात की थी कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो मस्ट है। मतलब अगर एक बच्चा पूरी किताब को याद करके गया हुआ है ज़ुबानी, और उसको ये नहीं पता कि किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है, तो क्या वो पास कर सकता है? वो नहीं सर पास कर सकता, वो नहीं कर सकता। अब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि एक बच्चा जिसके पास सिर्फ कॉन्सेप्ट है, जिसको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता है, क्या वो पास कर सकता है? वो भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पेपर में जब हम लॉ लिखते हैं तो हमें लॉ की वर्डिंग भी चाहिए होती है, क्योंकि टैक्स हमारा जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है हमारा, ये लॉ है। तो सर जब हमने लॉ लिखना है तो उसके लिए लॉ की वर्डिंग चाहिए ना। मैं अपनी सिंपल अंग्रेजी में तो चीज़ें प्रेजेंट नहीं कर दूंगा। तो जिस तरह से लॉ के टैक्स को लिखा जाता है, टैक्स के लॉ को लिखा जाता है, उस तरह से हमें इन चीज़ों को प्रेजेंट भी करना है। ठीक है जी। तो उसके लिए वर्डिंग चाहिए, बुक प्रोवाइड है, वहाँ से आप उसको क्रैम भी करेंगे। तो सर मेमोराइज करेंगे जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। मेरी बात समझ आ रही है? हर चीज़ को मेमोराइज नहीं करते। अब अगर मैं आपसे बात करूँ, जो इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ चुके हैं मेरे से, क्या हमें कन्वेंस को ज़ुबानी याद करने की ज़रूरत है एज इट इज़? क्या हमें अकोमोडेशन का जो रेट्स हैं वो पूरी लाइन ज़ुबानी याद करने की ज़रूरत है? ग्रेचुटी फंड को क्या पूरे को ज़ुबानी याद करने की ज़रूरत है? नहीं सर, उसको ज़ुबानी याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर जो हमारे पास सवाल पूछेगा ICAP में, वो किस तरह का पूछेगा? वो न्यूमेरिकल सवाल होगा, ना कि ये पूछेगा कि प्रोविडेंट फंड मुझे लिख के बता दो कि सर 1/3 जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। तो जिस चीज़ को सर हमने मेमोराइज़ करना है, क्रैम करना है, उसको हम मेमोराइज़ करेंगे, क्रैम करेंगे। साथ साथ मैं बता देता हूँ क्लास में, बता देता हूँ सर, साथ साथ क्लास में इस चीज़ को याद कर लें, आने वाली है पेपर में, यहाँ इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। और जिस चीज़ को हमने सिर्फ न्यूमेरिकल की हद तक देखना है, उसमें सर हम ट्रीज बना लेते हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपके सामने अपने हाथ से लिखा हुआ वो ट्री हो, ताकि आप जब उसको समझें तो याद करने में, समझने में आसानी हो। सर चाय मंगवा लें आपके लिए? ठीक है सर। और सर क्लास प्रैक्टिस होमवर्क जैसे मैं बात कर चुका हूँ ऑलरेडी। हमेशा अपने आप को ये सोचना है कि सर हम एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं, क्योंकि सर देखें जो एग्ज़ाम का फेयर है ना, वो कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होता है। अब वो किन लोगों के लिए ज़्यादा होता है, वो पर्टिकुलर एक केसेस हैं कुछ, जिन लोगों ने सर कभी मॉक नहीं दिया, कभी आके क्लास में बैठ के मॉक नहीं दिया, उन लोगों को सर पेपर देना कैसा लगेगा? आशिर बताओ। नहीं दिया ना मॉक? नहीं दिया। तो जब कभी ज़िंदगी में हमने मॉक टेस्ट नहीं देखा होगा, जब हमने कभी कोई क्विज सॉल्व नहीं किया होगा, हमने अपने आप को उस प्रेशर में ही नहीं डाला होगा जो कि प्रेशर एग्ज़ाम में होता है। ठीक है। तो सर कभी भी हम एग्ज़ाम के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सर सबसे पहले क्लास में जो टेस्ट होते हैं ये देने हैं सर, क्विजेज देने हैं, मॉक्स देने हैं। एग्जाम इन्वायरमेंट में अपने आप को अज्यूम करना है कि भाई इसका जो रिजल्ट आएगा यही समझो मेरा एग्जाम का रिजल्ट है। अगर आप ये चीज़ इंश्योर कर लेना कि जितने भी आपके क्विजेज हैं, जितने भी आपके मॉक्स हैं, हर मॉक में मैं पास होऊंगा, तो सर आप पेपर में भी पास ही होंगे, टेंशन नहीं लें फिर इस चीज़ की। ठीक है। हर चैप्टर का एक क्विज है, ये क्विज हर चैप्टर का एक है। फिर आके कोई यहाँ पे बैठ के देना चाहे तो भी ठीक है, वैसे तो मैं बच्चों को प्रोवाइड कर देता हूँ और मुझे वो PDF बना के दे देते हैं, और अल्टीमेटली हमें चेकिंग जो टीम है हमारी, हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, टेस्ट आपको चेक होकर मिल जाता है। ऐसा ही है। टेस्ट किस किस को नहीं मिला चेक होकर? किसी को नहीं मिला अभी तक? मिल गया ना? पास हो ना तुम्हें मिल गया? तो सर टेस्ट हमें इंशाल्लाह विद इन 1 वीक चेक होके भी मिल जाएगा।
जिसको नहीं मिला वो मुझे बता दिया करे, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारी सेपरेट ईमेल है जिसके ऊपर हम टेक्स्ट के मॉक्स भेजते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने ग्रुप में शेयर की हुई हैं। तो ये हमारी सर तैयारी का तरीकाकार होना चाहिए कि किस तरह से हमने पहले लेक्चर्स को कंप्लीट करना है, किस तरह से सर हमने अपनी रिवीजन्स को लेकर चलना है। वो बच्चा जो अभी से स्टार्ट कर रहा है और अगस्त के महीने में जाके वो दोबारा से किताब खोलेगा और देखेगा चैप्टर नंबर 5 क्या होता है, चैप्टर नंबर 4 क्या होता है, अब मैं रिवाइज़ करने लगता हूँ, सर वो बच्चा कभी पास नहीं हो सकता। बच्चा वही पास होगा जिसने आखिरी महीने में जाके उसको ये होगा अब मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, मेरी रिवीजन ऑलरेडी हो चुकी है। वो कैसे होगी सर, आज मैंने 1 महीने तक के लेक्चर दे दिए, अब हम मई के महीने में आ गए हैं, मेरा मई का महीना एंड होगा, तो सर आप लोगों के अप्रैल के जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे 7 रिवाइज होने चाहिए। जब हम ईद के बाद आएँ तो आप ये कोशिश करें कि जितना हमने मई तक पढ़ लिया था ना वो सारे का सारा हमारा रिवाइज है। सर कहीं से भी सवाल पूछ लेना मुझसे तो सर वो हमें आता हो। क्या हम ड्यूरिंग द लेक्चर चैप्टर 4 पे वापस चले जाते हैं, चैप्टर 5 पे वापस चले जाते हैं जो हमने 4 लेक्चर पीछे पढ़ा होता है, तो ये आगे भी ये चीज़ होगी, क्योंकि पेपर में सवाल जो आ रहा है ना वो सिर्फ एक चैप्टर से नहीं आ रहा, वो मल्टीपल चैप्टर मिक्स होकर आ रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर करने के लिए मेरे सवालात भी तो सर वैसे होने चाहिए ना। मैं कभी भी बैठा जो है आपसे पूछ सकता हूँ कि सर चैप्टर 4 में हमने ये पढ़ा था, बताओ जी ये वाला दिन काउंट करना है कि नहीं करना, चीज़ें वैसे ही आप लोगों को याद हो जाएंगी। तो ये हमारी अप्रोच रहेगी सर इसमें, और इसमें से आप सर जो भी नोट करना चाहें अपने हिसाब से कर लें, हम ऑनलाइन वालों के सवाल दे लेते हैं जी, ठीक है। सर सैलरी की प्रैक्टिस, बेटा मैंने सैलरी की प्रैक्टिस शेयर तो की हुई है ग्रुप में, हमारे 5 सवाल जो हैं आई कैप के लेवल के 5 सवाल, और मैंने बोला था कि आप ये प्रिपेयर कर लें, इनको इंशाल्लाह वीकेंड पे डिस्कस भी करेंगे प्रॉपर, ठीक है। पहले ऑनलाइन जी हाँ हाँ, तो वो वाले हैं ना जो PDF में मैंने भेजे हैं ना, वो पास पेपर्स हैं। हाँ सॉल्यूशन नहीं दिए ना, सॉल्यूशन मैं खुद करवाऊँगा, सॉल्यूशन अगर मैं दे देता तो फिर तो सबके हो जाते। तो आप लोग को सोचने का मौका दिया था, मेरा ख्याल है आप पढ़ के समझ आ रहा होगा यार, ये चीज़ें पढ़ी तो हैं कहीं पर, खोलने पड़ रहे हैं नोट्स खोलने हैं, साथ में नोट्स सामने रखने हैं, कोई मसला नहीं है, पहली बार कर रहे हैं नोट्स सामने रखें, चीज़ें भूल रही हैं रेट्स याद करें, नोट्स सामने रखें, करें सही। बस 5 सवालात में जब आपने लिखा होगा ना 4 दफ़ा 5 दफ़ा लिखा होगा 45% ऑफ MTS, अगर MTS नहीं है तो बेसिक सैलरी 4-5 दफ़ा लिखा होगा ना, तो छठे सवाल में आपको वैसे ही याद हो जाएगा वो, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि सर नोट्स नहीं ओपन कर लें, बिल्कुल बिल्कुल, वर्किंग हम जैसे क्लास में अलग करते हैं वर्किंग और फेस पे चीज़ अलग बनाते हैं, तो वर्किंग तो हमारी सेपरेट है, ठीक है। हमने वो जगह छोड़ देनी है, उसका जो प्रॉपर तरीकाकार है वो हम जब डिस्कस करेंगे उस बड़े सवालात को। वैसे मैंने वो काट के भेजे थे, मतलब कुछ चीज़ें उसमें ऐसी भी थी जो कि कैपिटल गेन से पर्टेनिंग थी, और कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो कि विद होल्डिंग टैक्स से रिलेटेड थी, जो मैंने आपको नहीं पढ़ाई थी आगे आने वाले दिनों में। तो मैंने जितना आप लोगों ने पढ़ा है पास पेपर में से उतना आपको जो है टेस्ट किया है। सर इनकम फ्रॉम सैलरी की प्रैक्टिस कब करवाएंगे, जवाब मिल गया बेटा इंशाल्लाह वीकेंड पे। क्लास टाइमिंग्स यार ऑनलाइन वाले भी मुझे बता दें, और आप सब लोग जो बैठे हुए हैं, क्योंकि मैंने क्लास में वोटिंग की थी और सब ने मुझे बोला था कि 5:30 पे अगर क्लास रखी जाए तो वो बहुत अच्छा टाइम है। तो कुछ एक आध बच्चों ने ऑब्जेक्शन भी रेज़ किया था कि सर ये टाइम हमें घर से वापस आना पड़ता है दोबारा, तो मुझे बता दें ऑनलाइन वाले भी। सर 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 मैंने आपको बता दिया था सर ड्यूरिंग द टाइम हमने क्या करना है सर चीज़ें। जी बेटा बताएं आप लोग, ठीक है बेटा, ये वाली टाइमिंग या सुबह में कर लें, सब एग्री हैं, एक बच्चा एग्री नहीं है, इसको मैं मना लूँगा क्लास के बाद, मसला नहीं है। और ऑनलाइन वाले भी बता दें मुझे, सर आप करवा दें 1-2 सर चैप्टर 1-3 लाइव करवाएंगे, आप बता दें अगर आपको देखें। अच्छा एक और चीज़, चैप्टर 1-3 का बेटा आपको पता है जो हमारे बेसिक टेक्स्ट के चैप्टर्स हैं जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखनी होती हैं, या टेक्स्ट के ऑब्जेक्टिव, रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव, इस तरह की सारी बातें हम करते हैं, आइडिया है उनका। चैप्टर 1-3 उसके मैंने इन बच्चों से डिस्कस किया था, बच्चों ने एग्री भी किया था कि अगर मैं उनकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूं, रिकॉर्डिंग खुद से भी करके आप लोग जैसे चले जाते हैं तो उसके बाद मेरे पास टाइम है रात तक, तो मैं चैप्टर 1-3 की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूं या वो लाइव क्लास में सामने बिठा के करवा दूं। लाइव करवा दें, लाइव सामने। सर आप करवा दें जी बेटा, 1-3 मैं ही करवाऊँगा। और सर 2 बजे रख लें बेटा, 2 बजे पॉसिबल नहीं है, इसकी वजह है एक, तो सर मॉर्निंग में ठीक रहता है, मॉर्निंग सुबह शाम हो रहा है, यहाँ पे सुबह शाम हो रहा है 8 o'clock 8 बजे सर सुबह जी। देखिए जिस दिन सैटरडे संडे में तो ऑप्शन नहीं है ना, उसमें तो आप चाहे मुझे सुबह 5 बजे भी बुला लें मैं आ जाऊँगा, चाहे 2 बजे बुलाएं चाहे 3, जब आपकी वहाँ पे फिजिबिलिटी हम तब रख लेंगे। सैटरडे संडे का कोई मसला नहीं, संडे को तो क्लास होगी भी नहीं वैसे, तो सैटरडे में जब आप बोलेंगे तब हो जाएगा। लेकिन बाकी दिनों में क्लास में सर तकरीबन 1 2 3 4 5 और 5 6 11 हो गए ना लोग, तो सर 11 लोग, तो 11 में से एक निकाल दो, 10 लोग तो ये कह रहे हैं कि शाम में। सर टैक्स में चेंजेस हैं जी,
बेटा टेक्स्ट में चेंजेस नहीं है, चेंजेस नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि देखें आपने जो पेपर दिया वो आपने पेपर कब दिया, मार्च में दिया, पेपर मार्च में दिया आपने मिसबा बेटा। तो पेपर जब आपने मार्च में दिया उससे पहले फाइनेंस एक्ट कब आया था, 2024 में आया था सर, जून में आ गया था सर फाइनेंस एक्ट। पेपर में जो टेस्टिंग होती है ना वो हमेशा 4 महीने पहले की जो अपडेट्स होती हैं ना, मतलब आज अगर मेरा पेपर है तो आज से 4 महीने पहले जो अपडेट्स आई हुई है ना वो टेस्ट नहीं होंगी मेरे पेपर में। उससे पहले की जो चीज़ें हैं ना सारी, जो भी SROs आते हैं, नई चीज़ें आती हैं, ठीक है, ये वो सारी चीज़ें आपके पेपर में आके टेस्ट होती हैं। अब मुझे ये बताएं कि आपका जो फाइनेंस एक्ट है लास्ट अटैम्प्ट से अभी तक फाइनेंस एक्ट चेंज नहीं हुआ, जून 25 नहीं ना आया सर अभी, तो जून 25 जब आएगा और आपकी अटैम्प्ट मुझे बताएं कब है, सितंबर में है ना, तो 4 महीने तो नहीं गुजरे, तो जून 25 वाला फाइनेंस एक्ट आपकी अटैम्प्ट में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, आपकी अटैम्प्ट में एप्लीकेबल नहीं है वो, हालांकि अगली मार्च में एप्लीकेबल है। आशिर थोड़ी सी टेक्निकल बात हो गई है, ये फाइनल्स वाले बच्चों के लिए जो है, फाइनल्स वाले बच्चों के वो तो समझ जाते हैं, असल में हमारा सर फाइनेंस एक्ट आता है जून में, ठीक है जी। जब वो जून में आता है ना तो ICAP ने लिखा हुआ है कि मैं पेपर के जिस दिन मेरा पेपर होगा ना उससे 4 महीने पहले तक की जो चीज़ें हैं मैं वो टेस्ट नहीं करूँगा, उससे पुरानी जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, जो भी अपडेट्स आई हैं मार्केट में, नया SRO आ गया है, SRO का एक फुल फॉर्म होती है, बताऊंगा तो फिर आप घूम जाएंगे, ठीक है, SRO आ गया है, नई कोई चीज़ आ गई है, नई कोई एक्सप्लेनेशन आ गई है, ऑर्डर आ गया है कोई, ठीक है, फाइनेंस एक्ट कोई नया चेंज आ गया है, तो वो नई चीज़ सारी टेस्ट करता है फिर, लेकिन कौन सी, 4 महीने पहले तक की। तो आपका तो फाइनेंस एक्ट अभी उसके बाद से चेंज नहीं हुआ, अभी पिछला फाइनेंस एक्ट ही चल रहा है, और अगर आ भी जाएगा ड्यूरिंग द सेशन तो वो आपके पेपर में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सर 4 महीने पहले की बात करें तो उसके बीच बीच में फॉल कर रहा है। तो इस वजह से हमें सर मॉर्निंग में कर दें टाइमिंग, शाम में लेक्चर पेंडिंग हो जाता है। बेटा ऑनलाइन वालों के लिए तो मसला होना ही नहीं चाहिए, ये तो सवाल फिजिकल वालों से होना चाहिए था, ऐसे सवाल तो ये फिजिकल वालों से बनता है। सर टेक्स्ट के बाद, हाँ ओपिनियन मैटर करता है सर, टेक्स्ट के बाद बाकी क्लासेस होती हैं तो रूटीन सही रहती है, शाम में सेल्फ स्टडी होती है तो शाम में मुश्किल होती है। अच्छा ये मैं इनसे बात कर रहा हूँ, ये मैं इनसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात नहीं कर रहा, ठीक है, यह कर लेते हैं, इसका मैं आपको बताता हूँ क्या तरीका है। तो सर शाम में ठीक है, मॉर्निंग कर लें सर, हाँ मॉर्निंग के वोट भी आ रहे हैं सर, टेक्स्ट के बाद बाकी क्लासेस। जी बेटा मैंने पढ़ लिया सर, ड्यू टू हैवी रेंज एंड लाइटिंग आज ऑडियो ज़्यादा सुन लिया, नेट स्लो है। आवाज़ सबकी सही नहीं आ रही क्या अभी? चलें ठीक है, मैं फिर इसको डिस्कस करता हूँ मैनेजमेंट के साथ कि कौन सी, जी इसी पे आएंगे हम इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लें आप तो जी जी ठीक है ठीक है ठीक है, आपके ग्रुप B के पेपर हैं सारे और ग्रुप A का टेक्स्ट रहता है, यही रह गया इंशाल्लाह, इस बार पास हो जाएगा। आप ग्रुप B है आपका भी, आपका भी ग्रुप B है, ठीक है। अगर सर मॉर्निंग पे रखते हैं तो फिर 9 बजे से लेके 10:30 तक होगी टाइमिंग, 9 से 10:30। देखिए फिर आप, अब और भी मसले हैं ना ऑनलाइन वाले हजरात, आप ये भी सोचेंगे अगर मैं सुबह में टाइमिंग रखता हूँ 9 से 10:30 तो उस वक्त में आपका R1 के साथ क्लैश भी आएगा, ठीक है, तो हम इस चीज़ को भी हमें देखना है। तो अल्टीमेटली ये भी देखना है कि सर हमारी 9 बजे कौन कौन आता है, कौन आएगा यार 9 बजे, आप तो नहीं आओगे कम से कम, अच्छा तो सर कुछ एक आध बच्चे तो आ सकते हैं, जैसे इनको इनकी शक्लें तो मैं देखता रहता हूँ, आशिर भी आ जाता है 9 बजे, इलियास भी आ जाता है 9 बजे, वो भी आज क्लास में नहीं बैठा हुआ, वो भाई भी आ जाते हैं 9 बजे, आप भी आ जाते हैं, साथ आते हैं ना दोनों। तो आप लोगों की मर्जी है, लेकिन मैं बताऊँ ये टाइम बहुत सूटेबल है, बहुत सूटेबल टाइम है मेरी नज़र में। फ़ायदा बेटा 9 बजे अगर मैं रखता हूँ तो सर आकाश के साथ क्लैश आ जाएगा ना, तो यहाँ पे जो फिजिकल पढ़ने वाले बच्चे हैं ये R1 भी पढ़ रहे हैं उनसे, तो R1 कैसे पढ़ेंगे एक वक्त में, सर हम दोनों जगह तो टांगे नहीं रख सकते, ऐसा ही है, तो इस चीज़ को हमें कंसिडर करना है। तो ऑनलाइन वालों के लिए तो यार नहीं होनी चाहिए थी परेशानी, बाकी अगर इन केस कोई बीच में टाइम मिलता है तो सर हमें कैपिटलाइज़ करना है, यही तो हमारा इम्तिहान है कि अगर हमने 2 बजे क्लास ख़त्म हो गई और 5:30 बजे फिर एक क्लास है, अब बीच का टाइम या 2 ऑप्शन है, या तो तफरी कर लो, खाना पीना खाओ, सुकून से नमाज़ पढ़ो, एंजॉय करो, दोस्तों के साथ बाहर चले जाओ, होके आ जाओ घूम के, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ये है कि यार खाना पीना खा के अपना दोबारा से पढ़ना शुरू कर दो, जो पहले 2 लेक्चर्स ले चुके हो आप उनकी आप जो है होमवर्क कर लो, ठीक है, होमवर्क कर लो, बाद में टेक्स्ट का लेक्चर होगा, टेक्स्ट का एक ही होमवर्क होगा, वो रात में हो जाएगा। तो चीज़ें तो सर प्लान आउट करनी पड़ती हैं, ठीक है, हो गया तो चलें जी, आज हमारी क्लास का अभी टाइम क्या हो गया, 7 बजे तक है, शाम पे इतने टिक आ गए हैं, ठीक
चलो गद्दा लगवा देते हैं, गद्दा लगवा देते हैं। वैसे पड़ा हुआ है नीचे, एक मैं ऊपर भिजवा देता हूँ। तो सर जी शाम में, ठीक है। अगर किसी ने जो पहला भेजा आपका चैप्टर 4 का और का नहीं किया था ना पहले, हाँ 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 अब कवर हो गया, मैं करके अगर देरी कर दूँ तो चेक हो करा जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल आएगा आपका, कभी भी आप अटेम्प्ट करो इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा ये एक बहुत लॉजिकल बात की है कि सर पोल कर लें ग्रुप पे, तो हमारा ग्रुप कहाँ पे है? मैं अभी उसमें मैसेज कर रहा हूँ। और बीच वाले में क्या? हाँ तो है ना, वहीं पे है जगह, बताता हूँ तुम्हें। जब्बा भी आजकल जो है ना हमारा ख़राब हुआ है, तो देखना पड़ेगा। टेक्स्ट क्लास मॉर्निंग जी बेटा बता दें फिर। ये चला गया, अलाउ मल्टीपल आंसर्स नहीं, और ये नहीं जी ठीक है। ऑनलाइन वाले रात ये ग्रुप में मैंने भेज दिया, और मैं अनरजिस्टर्ड ग्रुप में भी भेज देता हूँ। दोनों में ठीक है। अरे भाई मैं डिलीट करना पड़ेगा मुझे लगता है। तो तुम शाम में आना चाह रहे हो ना? बस ठीक है, टेंशन नहीं लो, इनका वोट क्या मैटर ही नहीं करता यार। इंशाल्लाह हम यहाँ पे पाकिस्तान की हुकूमत बन जाएंगे। अभी पाकिस्तान वाली हुकूमत का हाल जो है ना वो हम अभी करेंगे। वैसे सर आप लोगों को आइडिया होगा, मैं अभी इलेक्शन जीता हूँ रिसेंटली कासा के, तो हमें जीतना आता है सर, हमें जीतना आता है। हाँ तुम लोगों की ट्रीट भी पेंडिंग है। अच्छा चलो कर लेंगे यार। चलो जिस दिन क्लास में ज़्यादा बच्चे होंगे ना, आज ज़्यादा आज करना है। क्या खाना है बताओ? जो खिला दूँ। ऑनलाइन वाले बेचारे अब रोएंगे कि यार सर ये तो फिजिकल वालों के लिए। सैटरडे पे करते हैं ठीक है। सैटरडे वाले दिन जो है मैं भी ज़रा, तो यहाँ से नहीं कुछ बिरयानी वगैरह या पुलाव वगैरह मंगा लेंगे ठीक है। तो यार देखो अच्छा वैसे अभी कुछ दिनों में एक और भी तुम लोगों को गुड न्यूज़ आने वाली है, वो अभी वैसे ही पब्लिक नहीं हुई, अभी मुझे थोड़ी देर पहले हुदैत भाई ने बताया। तो हमारे पीआरसी वाले बच्चे भी जो है ना वो हमसे फ़ायदा उठा सकते हैं, मतलब मुझसे खास तौर पर। चलो बेटा आ जाए, सैटरडे को आ जाए इंशाल्लाह। सैटरडे को फिर जो है हम कर लेते हैं। 9 की लीड हो गई, अभी मैं देखना डिलीट कर दूंगा, नज़र ही कुछ नहीं आएगा। चलें जी, चलें देखते हैं इनको, इंशाल्लाह कंसिडर करता हूँ मैं। और फिर जो सूटेबल टाइमिंग होगी वो भी मैं बता दूंगा, ताकि बच्चे ग्रुप में ये डिसाइड कर लें कि यार उनका 9, अगर हम 9 बजे सुबह क्लास रखते हैं 9:30 बजे से लेकर 10:30 तक, तो किस किस का क्लैश है वो भी देख लेंगे। बाकी अल्टीमेटली ज़्यादा बच्चों ने ये भी बोला है कि सर वो फिजिकल आके यहाँ पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये भी देख लेंगे ठीक है जी। एग्जैक्टली 10 बजे सर अहमद की भी क्लास है, ये भी आप सोच लेगा। अभी मुझे बताया कि अब मैं 10:30 तक नहीं लेके जा सकता, तो मैंने उनको बोला कि फिर मैं 8:30 करूँगा ठीक है। फिर मैं 8:30 से स्टार्ट करूँगा तो 10 बजे रोकूंगा ना सर क्लास। देखें फजर की नमाज भी यहीं कर लें सर। सर ये नहीं हो सकता सर ये क्या? हाँ मैं तो यहाँ से आता हूँ सामने से, मैं आ जाऊँगा सर, मेरा तो घर सामने है ठीक है। डन सर। चलें बेटा इंशाल्लाह इसको इस मैटर को डिस्कस करते हैं, फिर हम ज़रा ना फॉर्मली डिस्कस करते हैं। मजाक तो हो गया हमारा। चलें आ जाए सर, वापस आ जाएं। ये सर आप देख लें सर, हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। चलें जी, पढ़ने के मूड से आज कौन आया हुआ है? वाह सर, कैपिटल गेन से हम स्टार्ट ले सकते हैं जी। ऑनलाइन वाले हज़रात आप लोगों को कैपिटल गेन के नोट्स नज़र आ रहे हैं? हाँ आप बताएं जी। चलो मैं मुझे इसको देखने में ज़रा। जी बेटा बताएं। हाँ यार इसको मैं कल करवाता हूँ सही। थोड़ा सा डिम लाइट होनी चाहिए सर, है ना। सितंबर के स्टार्ट में 3, मैं अभी सॉरी यार अभी मैं बता देता हूँ कब होंगे। सितंबर का वो कैलेंडर ओपन करें, जब पहला मंडे कब आ रहा है वो देख लें, तब से स्टार्ट होंगे।
सर आजकल असल में मैं बिज़ी हूँ, बहुत सारी और चीज़ों में, CFAB की वर्कशॉप चल रही हैं, वहाँ पे बिज़ी हूँ, और ये अटेम्प्ट आने वाली है ना सर जून में हमारी फाइनल्स की। हाँ तो यहाँ से मंडे आ रहे हैं ना, बस यहीं से स्टार्ट होनी है। यस, एग्ज़ाम्स मंथ का जो पहला मंडे होता है ना, वहाँ से पेपर स्टार्ट होते हैं। ये हमेशा से यही रहा है आईजैक का। तो जो पहला मंडे होता है, गैप होता है, एक पेपर में एक गैप होता है। बाकी आपके पेपर सिलेक्शन पर डिपेंड करता है सर, कि अगर आपने पेपर किस तरह के सिलेक्ट किए हुए हैं, छुट्टी है भी या नहीं है। लेकिन इससे अल्टीमेटली फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। मैंने फाइनल्स के 3 पेपर एक साथ दिए हैं, दोनों अटेम्प्ट्स में। 3 एक अटेम्प्ट 4 दिए ना सर, तो 3 मेरे एक साथ ही आते थे हमेशा। और उसकी रीज़न ये है कि मेरी सिलेक्शन बस बहुत अजीब सी थी कि मैं करना है तो बस करना है। 4 उठा लिए, लोग तो 2 उठाते हैं, एक पहले वाला उठाया, एक को 1 हफ्ते बाद वाला उठा लिया। ये चीज़ सोच के नहीं सर कभी भी होता। आपकी प्रिपरेशन जो है वो ड्यूरिंग द सेशन जितनी होती है वही मैटर करती है। मैंने बिजनेस लॉ का पेपर दिया और BMBS जो पुरानी स्कीम में था उसका पेपर दिया, तो सितंबर 2021 में कोई भी छुट्टी नहीं थी। लॉ भी कंबाइन वाला था, 20 चैप्टर्स थे उसमें। पहले BMBS का पेपर था, अगले दिन B लॉ का पेपर था, तो B लॉ उसमें C लॉ भी साथ था ना, तो तकरीबन मेरे 17 चैप्टर्स होते थे। तो 1 घंटा एक चैप्टर को दिया, वापस आके थोड़ी देर सोया और हो गया पेपर। लेकिन मैटर क्या करता है सर, आपकी प्रिपरेशन जो पहले होती है ना, एक दिन से आप क्या कर लेंगे, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता। इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को नहीं सोचते। चलें जी, फॉर्मली आते हैं अपने इस चैप्टर पे जिसका नाम है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और सर आप लोग को पता होगा कि नोट्स हमने साथ साथ क्लास में बनाने हैं, ठीक है। ये कोई थ्योरी वाला पेपर तो है नहीं कि हम सर इसके नोट्स नहीं बनाए, तो नोट्स हमने बनाने हैं। आ जाए जी, आगे आ जाए जी। ऑनलाइन वाले हजरात सर ग्रुप अनरजिस्टर्ड में शेयर करें, अनरजिस्टर्ड में भी शेयर कर देते हैं यार जी। टेक्स्ट अनरजिस्टर्ड, ये नहीं बेटा, अभी पोल बना के शेयर कर देते हैं। मॉर्निंग इवनिंग लें जी, ठीक है जी। सर कोई मुझे बता सकता है कि अभी तक की क्लासेस में, क्योंकि आप सब लोग भी जो हमारी क्लास में आते रहते हैं, जिन्होंने सैलरी पढ़ लिया, बेसिक टैक्सेशन पढ़ लिया, कैपिटल गेन सर कब हमने बात की है कैपिटल गेन की, और कैपिटल गेन कब अराइज होता है, कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि फैक्टर बनती हैं कैपिटल गेन के आने का। क्या आप लोगों से मेरी कोई बातचीत हो चुकी है इन चीज़ों के ऊपर थोड़ी बहुत? तो सर आप ही मुझे बता दें कि आप लोग को नॉलेज में अभी तक क्या क्या चीज़ें, फिर हम फॉर्मली इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। जी आप बताएं। जी जी ठीक है, ठीक है, बढ़ती है, वो हम कहाँ ले जाते हैं सर? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में ले जाते हैं। ये बात की थी हमने सर। हमने ये भी बात की थी कि सर कोई प्रॉपर्टी अगर होती है तो उसकी अगर वैल्यू बढ़ जाए, ऐसी कोई बात हमने की है ना सर ड्यूरिंग द क्लास। तो ये मैं आपको बेसिक बातें करता आ रहा था, क्योंकि अब वो बातें कहाँ पे आएंगी, हमारी सारी मिल मिला के कैपिटल गेन में आएंगी। तो सर जो कैपिटल गेन है हमारा, इस चैप्टर को हम फॉर्मली आज से स्टार्ट कर रहे हैं। कैपिटल गेन का मतलब क्या है जी? कैपिटल एसेट का मतलब क्या है? सबसे पहले तो सर एक कैपिटल एसेट होगा तो ही उसके ऊपर क्या आएगा, कैपिटल गेन आएगा, ठीक है जी। अब कैपिटल एसेट क्या होता है, कैपिटल गेन क्या होता है, ये सारी बातें हम करते हैं। सर कैपिटल एसेट का मतलब वो ये कहता है कि एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय अ पर्सन, किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी का मतलब तो सर सबको आप पता है ना क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय अ पर्सन वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस। वो ये कहना चाहता है कि सर आपके पास, आपकी ज़ात के पास, आपके खुद ज़ाती मिल्कियत में कोई ऐसी अगर चीज़ है जो कि प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी अगर आपने हेल्ड की हुई है, अब चाहे तो वो प्रॉपर्टी आपकी कारोबार में ऐड हो रही है, यूज़ इस्तेमाल हो रही है या नहीं हो रही, ये मैटर नहीं करता। मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय अ पर्सन वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस, वो सारी चीज़ें सर क्या कहलाई जाती हैं, कैपिटल एसेट कहलाई जाती हैं। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। एक बंदा है, एक घर में रहता है, वो प्रॉपर्टी तो है सर, बिजनेस में तो यूज़ नहीं हो रही, लेकिन आपको सिर्फ इतनी सी बात पढ़ के क्या लग रहा है कि वो भी उसका कैपिटल एसेट है? इतनी सी बात पढ़ के, ऑल्दो आगे एक्सेप्शन आएगी, जो उसका पर्सनल हाउस होता है वो नहीं होता, लेकिन इतनी सी बात पढ़ के क्या लग रहा है कि उसका जो घर है वो कहाँ आएगा सर, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आ जाएगा। एक बंदे की सर दुकान है, वहाँ पे वो बिजनेस भी करता है। अब बताएं मुझे, वो जो उसकी प्रॉपर्टी है आ रही है सर,
वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस, मतलब बिजनेस से कनेक्ट होना हमारी शर्त नहीं है इसमें। हम उस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, उस कैपिटल एसेट की बात कर रहे हैं। अभी हम डेफिनेशन पे बात कर रहे हैं कि सर ये ARDT की जो बिल्डिंग है ARDT की, क्या ये भी सर कैपिटल एसेट में आ रही है? क्या इसको भी अगर मैं बेचता हूँ इस बिल्डिंग को, तो इसके ऊपर जो मैं गेन कमाता हूँ, सपोज लाख रुपए की खरीदी थी 1.5 लाख में बेच रहा हूँ, तो सर गेन तो आ रहा है ना मेरा। तो अल्टीमेटली मैं इसको कहाँ पे क्लासीफाई कर रहा हूँ? कैपिटल एसेट में। लेकिन वो कहता है कि सर कुछ चीज़ें ऐसी हैं बट डज नॉट इंक्लूड। अब वो सर्टेन थिंग्स जो हैं उसने उसकी एग्जेम्पशन में बता दी। आ जाए जी, उसको भी देख लेते हैं। बट डज नॉट इंक्लूड एनी स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है जी? इन्वेंट्री एज पर IS ऐसा ही है जी। और उसने बोला कंज्यूमेबल स्टोर्स। ये कहाँ से आवाज़ आई है? ऑनलाइन वाले आवाज़ नहीं आते हैं। हाँ अच्छा जी, सॉरी। चलें जी। सर कंज्यूमेबल स्टोर्स क्या होते हैं? सर जब एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होती है ना, तो उसके पास सर रॉ मटेरियल, जो उसका रॉ मटेरियल होता है, वो सर मल्टीपल रॉ मटेरियल से मिलके सर एक चीज़ बनाती है, एक प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। वहाँ पे जो भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं, चाहे सर बाद में उसका वो स्क्रैप भी हो, बच जाता हो, ये सारी चीज़ें वो भी अल्टीमेटली रिसाइकल होकर यूज़ हो रही होती हैं। तो जितने भी कंज्यूमेबल स्टोर्स हैं ना, इसको आप सेम इसको रेफर कर लेंगे रॉ मटेरियल से, ठीक है। तो मैं इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ जी? रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल स्टोर्स, जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पास वो चीज़, या फिर इन्वेंट्री, या अदरवाइज रॉ मटेरियल उसने खुद भी बोल दिया हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पे उसने स्पेसिफिकली बिजनेस में बोला कि जो जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे आपकी इन्वेंट्री है, आपके कंज्यूमेबल स्टोर्स हैं, चाहे आपका रॉ मटेरियल है, वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आते। सर लॉजिकल रीजन की बात कर लेते हैं। वो इसलिए नहीं आते क्योंकि वो बिजनेस की इन्वेंट्री है, उसके ऊपर हमारे पास क्या आएगी सर? सेल आएगी। उसके ऊपर सर क्या आएगी? फिर कॉस्ट ऑफ सेल आएगी। अल्टीमेटली क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। वो प्रॉफिट कहाँ पे कन्वर्ट होगा? फिर जाके इनकम फ्रॉम बिजनेस में कन्वर्ट होगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस में कन्वर्ट होगा तो सर वो फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में जाना चाहिए ना, वो फिर कैपिटल गेन में तो आगे टैक्स नहीं होना चाहिए। तो इसने यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या कर दी? एक्सक्लूड कर दी। कौन कौन सी? कंज्यूमेबल स्टोर्स, ठीक है, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनेंगे। रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनेगा। उसके बाद आपकी इन्वेंट्री सर पता है ना कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आती है? ओपनिंग प्लस कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड लेस क्या करते हैं जी? क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री जब वहाँ पे लेस कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल में उसका इंपैक्ट आ रहा है, ठीक है जी। ओपनिंग इन्वेंट्री भी आ रही है। तो सर जब ये सारी चीज़ें हमारी कॉस्ट ऑफ सेल में जा रही हैं और कॉस्ट ऑफ सेल से क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है। और प्रॉफिट अल्टीमेटली कहाँ जाएगा सर? इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा। तो फिर उसको क्या कैपिटल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में टैक्स करवाना बनता है? क्या ये लॉजिकल है? तो ये चीज़ें इसके ऊपर किसी भी किस्म का गेन जो है वो हम क्या करते हैं? इनकम फ्रॉम बिजनेस में लेके जाते हैं बजाय के इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। तो सर कैपिटल एसेट के बारे में हमने क्या पढ़ा कि कोई प्रॉपर्टी किसी बंदे ने हेल्ड की हुई है, लाजमी नहीं है कि वो बिजनेस पर्पज़ के लिए है, लाजमी नहीं है कि उसके पर्सनल पर्पज़ के लिए है। अब प्रॉपर्टी है उसके पास, मेरा एक सर खाली मकान है, मेरा घर है, खाली मकान है, वहाँ कोई रहता नहीं है, मैंने बस खरीदा हुआ है, मुझे प्राइसेस कम मिल रही थी मैंने खरीद दिया, लेकिन सर मेरी किस्मत अच्छी, वो उसकी प्राइस बढ़ गई। अब जब उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई है तो सर अल्टीमेटली अब जब मैं उसको डिस्पोज करूंगा, जब मैं उसको बेचूंगा तो कमाऊंगा सर उसके ऊपर। और मैंने वो खरीदा भी किस नियत से था कि मैं इसमें रहूंगा तो नहीं, मैं इसको क्या करूंगा? बेचूंगा, इसकी प्राइस में इंक्रीज लाऊंगा और इसको बेचूंगा। तो सर ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आती हैं। सर एक बात तो हमने ये कर ली जो बिजनेस से रिलेटेड थी, मैंने आपको रीज़न बता दी कि स्टॉक नहीं आएगा, रॉ मटेरियल नहीं आएगा, कंज्यूमेबल स्टोर्स नहीं आएंगे, ये चीज़ बता दी। रीज़न आपको पता चल गया क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बन रहा है। जब कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनेगा तो अल्टीमेटली प्रॉफिट पर इंपैक्ट आ रहा है, तो वो प्रॉफिट तो सर इनकम फ्रॉम बिजनेस में जा रहा है, चैप्टर नंबर 7-8 में जा रहा है, उसकी यहाँ बात करना मुनासिब नहीं है। इस वजह से उसने इसको क्या कर दिया? एक्सेप्ट, यहाँ पे उसकी एग्जेम्पशन दे दी कि वो यहाँ पे नहीं है। अब सर वो आगे बात कर रहा है कि एनी प्रॉपर्टी फॉर विच डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन का मतलब पता है किसी को? जो हमारे ग्रुप बी के अलावा वाले बच्चे हैं, ग्रुप 1 वाले, सर डेप्रिसिएशन हम IAS 16 के अकॉर्डिंगली एसेट खरीदते हैं सर, उसको फिर 5 साल के ऊपर 10 साल के ऊपर पीपी को सर डेप्रिशिएट करते हैं, सारी चीज़ें पता है जी। अमोर्टाइजेशन सर इन केस ऑफ इंटेंजिबल सॉफ्टवेयर वगैरह IAS 38 के केस में, तो ये सारी जो चीज़ें हैं सर हमारे पास किस में आती हैं? अमोर्टाइजेशन के ज़मरे में आती हैं। मतलब हमारे पास जो IAS 16 वाली प्रॉपर्टीज़ हैं या IAS 38 वाले कोई भी सॉफ्टवेयर हैं, सारी चीज़ें। अब वो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, जब कोई प्रॉपर्टी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आएगी ना सर, लैंड की बात नहीं कर रहा अभी मैं, प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, या कोई सॉफ्टवेयर उसके ऊपर अमोर्टाइजेशन आएगी ना सर, क्या ये एक्सपेंसेस, क्या ये दोनों एक्सपेंसेस उसको अंडर द हेड बिजनेस अलाउ नहीं होंगे? जब उसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बन रही होगी तो क्या डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस नहीं आता सर? वहाँ पे आता है, वहाँ पे अमोर्टाइजेशन का एक्सपेंस नहीं आता सर? आता है। सर असल में ये एक्सपेंस कहाँ से पर्टेन कर रहे हैं?
बिजनेस से पर्टेन कर रहे हैं। जो जब हम बिजनेस का न्यूमेरिकल कर रहे होंगे वहां पे जाके इनको डील करेंगे। जो डेप्रिसिएशन है एज पर अकाउंटिंग उसको रिवर्स करेंगे, या एज पर लॉ वो जो भी ट्रीटमेंट होगा उसको चैप्टर नंबर 7 और 8 में जाके डिस्कस हम कर लेंगे। यहाँ पे बात करने का क्या मतलब है, वो ये कह रहे हैं सर एनी प्रॉपर्टी फॉर विच अ डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, इसकी जो डिडक्शंस हैं, डिडक्शन का क्या मतलब था सर, खर्चा लेस करने की इजाजत है। डिडक्शन का मतलब था खर्चा लेस करनी। इज अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, डज नॉट इंक्लूडिंग कैपिटल गेन। वो कहना ये चाहता है सर कि वो वाला रॉ मटेरियल, वो वाला कंज्यूमेबल स्टोर, वो वाली इन्वेंट्री जो बिजनेस में इस्तेमाल हो रही है उसको कैपिटल गेन में नहीं लाओ। वो वाली बिल्डिंग, वो वाला सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर तुम्हें डेप्रिसिएशन दी थी, जिसके ऊपर तुम्हें अमोर्टाइजेशन दिया की अमाउंट दी थी, अलाउ की थी, उसको तुम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में नहीं लाओ। क्यों? क्योंकि वो सर इनकम फ्रॉम बिजनेस में जा रही है, उसका इंपैक्ट अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा। ठीक है जी। अब जैसे मैंने आप लोगों से पहले ही बात की थी कि सर मेरा कोई पर्सनल घर है, तो उसने यहाँ पे भी एक्सेप्शन दे दी। सिर्फ इतनी सी बात पढ़ के मैंने कहा था कि आपके जहन में आ रहा होगा कि यार अगर किसी बंदे का पर्सनल घर है तो वो भी तो इसमें आता है ना। फिर उसने उसका जवाब दे दिया आपको। जवाब क्या दिया? एनी मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, एक बंदे के ज़ाती इस्तेमाल के लिए, मूवेबल, पर्सनल यूज़, कॉल करनी है सर, चैटिंग करनी है सर, ठीक है, ये सारी चीज़ें सर जो भी हैं। तो सर लेक्चर लेना है सर, जूम डाउनलोड करके लेक्चर लेना है ना उस पर सर, इसके लिए सर अच्छे बच्चे हैं सर, हम सीए कर रहे हैं। तो सर एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है जी, पर्सनल यूज़ के लिए अगर किसी बंदे ने रखी हुई है और इस फैमिली डिपेंडेंट, सर ये एक ही काउंट किया जाएगा ना। अगर मैंने रख लिया या किसी मेरे फैमिली के डिपेंडेंट है, मेरा कोई सर, मेरा तो नहीं खैर, किसी और बंदे का कोई बच्चा है सर, उसका फैमिली डिपेंडेंट है ना सर, वो माइनर चाइल्ड वगैरह जो भी है सर, तो ये जो चीज़ें हैं कहाँ पे काउंट नहीं होंगी, एग्जेम्प्ट कर दिया। 3 चीज़ों से किया है उसने, 3 चीज़ों से बालातर होकर बात की है उसने। पहली चीज़ कंज्यूमेबल स्टोर्स, इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, ये एक लाइन में बात कर दी। वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे थे सर? बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। दूसरा उसने क्या बोला कि डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन जिस कैपिटल एसेट के ऊपर मैंने अलाउ की होगी, जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर मैंने अलाउ की होगी, तो वो कैपिटल एसेट मेरे इस कैपिटल गेन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। तीसरा सर उसने क्या बोला? तीसरा बोला कि वो कैपिटल एसेट या वो मूवेबल एसेट जो बंदे ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए रखा हुआ था, अपने, सर मैंने गाड़ी रखी हुई है, मूवेबल है गाड़ी, लेकिन मेरे ज़ाती इस्तेमाल के लिए है, आएगी यहाँ पे? नहीं आएगी। सर गाड़ी रखी हुई है बिजनेस के लिए, आएगी यहाँ पे? हाशिर आएगी? नहीं आएगी। हाशिर जब बिजनेस के लिए रखी है तो उसके हम डेप्रिसिएशन कहाँ पे लेके जा रहे होंगे? बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लेके जा रहे होंगे। नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट है हम इनकम फ्रॉम बिजनेस में कर चुके हैं, उसकी जो सेल्स प्रोसीड होंगी वो फिर बिजनेस में फॉल करेंगी, अदर इनकम के ब्रैकेट में आ जाएंगी। गाड़ी, बिजनेसेस में गाड़ियाँ बिकती हैं, गाड़ी सर हमने 4 साल इस्तेमाल की, बेटा मैं आता हूँ आपके सवाल पे, जब हमने गाड़ी 4 साल इस्तेमाल की और उसकी डेप्रिसिएशन हमने खूब दबा के जो है डेप्रिसिएशन ली, डेप्रिसिएशन से क्या हुआ? अल्टीमेटली सर बेनिफिट मिलता है, नुकसान होता है? बेनिफिट मिलता है ना सर, बेनिफिट मिलता है टैक्स। जब हमारी इनकम कम होगी, इनकम ऑफ बिजनेस कम होगी, तो सर टैक्स का रेट जब मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली टैक्स भी कम आएगा ना सर, जब डेप्रिसिएशन अलाउ की होगी हमने। तो जब उसने बेनिफिट लिया एक चीज़ का, एक एसेट था गाड़ी थी, उसका बेनिफिट कहाँ पे लिया? इनकम फ्रॉम बिजनेस में। तो क्या आप इसकी जो इनकम है, आने वाली जो इनकम है, क्या ये किसी और हेड में ले जाएं हम? जहाँ पे बेनिफिट था वहीं पे उसकी इनकम भी आनी चाहिए ना फिर सर, ताकि इनकम भी अल्टीमेटली उसी मेन इनकम में ऐड हो, इनकम फ्रॉम बिजनेस की, और हमारा टैक्स बढ़ जाए। तो ये सारी सर कहानी है हमारी कि जो चीज़ जिससे लिंक्ड है ना, मतलब जो चीज़, ऐसे गाड़ी की बात करें, अगर बिजनेस से लिंक्ड है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आ रही है तो वो कैपिटल एसेट में नहीं आएगी। अगर सर कोई पर्सनल यूज़ में मेरी कोई चीज़ थी, वो मैंने पर्सनल यूज़ में रखी हुई है सर, उसका कोई बिजनेस का काम नहीं है, स्टिल वो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सर लॉ वाले ने हमें पॉइंट नंबर सी में क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया। पॉइंट नंबर सी में उसने एक्सप्लेन कर दिया, कोई भी मूवेबल एसेट, जैसे कोई गाड़ी है, कोई बाइक है, मूवेबल प्रॉपर्टी है उस बंदे की, हेल्ड फॉर पर्सनल यूज। अब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जी, अगर पर्सनल यूज़ के लिए नहीं होगी तो फिर आ जाएगी कैपिटल गेन में। मूवेबल में देखो, कोई भी चीज़ उठा के यहाँ से यहाँ कर दो, वो मूवेबल में। पोर्टेबल चीज़ जो है ना उठा के, अब बिल्डिंग मूवेबल में नहीं आ रही, मेरी बात समझ आ रही है? लैंड मूवेबल में नहीं आ रही। लैंड को तो नहीं बोलेंगे चल आगे आ जा, पहिए लगे में तू आगे चल, ऐसी बात नहीं हो सकती। तो सर मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है यहाँ पे, लफ्ज़ों को गौर से देखना है। यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है किसकी? मूवेबल प्रॉपर्टी की। इमूवेबल की बात मैं नहीं कर रहा, इमूवेबल की बात नहीं कर रहा। वो कहाँ पे फॉल कर रही होगी फिर? जब उसने इसको नहीं निकाला, यहाँ से एग्जेम्प्ट नहीं करवाया, तो वो अल्टीमेटली फिर यहाँ पे फॉल कर रही है सर, यहाँ पे फॉल कर रही है ना, मेरी बात समझ आ रही है? अब वो वाली इमूवेबल प्रॉपर्टी,
वो वाली इमूवेबल प्रॉपर्टी चाहे वो पर्सनल यूज़ के लिए भी हो वो आ जाएगी। फिर मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि उसने एग्जाम्पशन किस चीज़ की दी थी? सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की दी थी, मूवेबल प्रॉपर्टी की दी थी। बात समझ आ रही है? ये कैमरा है, इसका स्टैंड है, मैं उठा के यहाँ पे कर रहा हूँ और ये मेरे पर्सनल यूज़ में है तो मैं इसको यहाँ पे नहीं ला रहा। सपोज बिजनेस के लिए रखा हुआ है, सर कैमरा मेरा 5 लाख रुपए का है, मैंने इसको 5 साल के ऊपर डेप्रिशिएट करवा दिया, 15% रेजिडुअल वैल्यू है। कोई भी अमाउंट मेरी जो बिजनेस के डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस में जा रही है, इसको फिर मैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में नहीं ला सकता। ये बात समझ आ गई सर? तो हमने 3 बातें की हैं जी। कोई भी रिवाइज करवा दे, आप रिवाइज करवा दें मुझे। जी जी, आप रिवाइज करवाएं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। जी जी जी, अगर वो है तो फिर वो कैपिटल एसेट नहीं है। ठीक है। इलियास, आपको पॉइंट भी समझ आ गया? बिल्कुल गुड, ठीक है जी। सर ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन तभी चार्ज होती है जब एसेट डिस्पोज होता है। हाँ हाँ, होल्ड करने के लिए कुछ बिल्कुल। तो फिर अगर पर्सनल यूज की गाड़ी बेचेंगे और वो ज़्यादा नहीं बिकी उसकी कॉस्ट से, तो फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में चार्ज होगी? नहीं होगी ना। अब मैं बताता हूँ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। सर आपने ये भी कहा था कि एक ऊपर वाले 2 पॉइंट तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो बिजनेस से मतलब रिलेटेड है तो वो वहाँ पर होंगे। तो थर्ड वाला जो पॉइंट है पर्सनल यूज वाला, वो तो किसी और हेड से रिलेटेड नहीं, किसी से पर्टेनिंग नहीं है, तो उसको हमें करना कि नहीं? बिल्कुल नहीं करना। अब देखें, एक मैं इसकी सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। हर इंसान की कुछ नीड्स होती हैं। अब सर उस बंदे की नीड ये है कि उसको एक घर चाहिए, उसकी बेसिक नीड है। उसको एक गाड़ी चाहिए या बाइक चाहिए, उसकी बेसिक नीड है। अब टैक्स वाले ने उसको कुछ तो बेनिफिट देना है ना यार। मतलब हम सारी की सारी अगर इनकम बोलेंगे यार तुम अपना बाइक भी बेचोगे ना तो हम इसको उठा के टैक्स करवा देंगे, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा हमें माशरे में प्रैक्टिकल रह के भी चलना है। तो सर अब अगर उस बंदे की एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसकी बाइक है, उसके ज़ाती इस्तेमाल में है, बिल्कुल एक ही बाइक है उस बंदे की, वो बेच रहा है सर 35,000 की खरीद के 40,000 की बेच रहा है। टैक्स वाले बोल रहे हैं, एफबीआर बोल रहा है नहीं तू आ जा, हमारा जो रेवेन्यू का टारगेट है इस साल का वो तुम्हारी इस बाइक से ही पूरा होना है, बस तुम आकर टैक्स दोगे तो पूरा होगा। तो सर प्रैक्टिकली अगर आप चीज़ों को देखें, एक बंदा बोलेगा यार मेरे इस्तेमाल में एक ही चीज़ थी, मैंने उसको जब बेचा उसके ऊपर भी मुझसे टैक्स ले लिया गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे असल में हमने रिलीफ दिया है उस पर्सन को। अब इसका अल्टीमेटली मकसद कोई और हेड ऑफ इनकम से नहीं था, कोई लिंक इसका किसी और हेड ऑफ इनकम से नहीं था। वहाँ पे बेनिफिट यहाँ पे एक तरह का रिलीफ है, ठीक है। हमारा साथी कोई घर है तो उसमें तो वो फिर सर यहाँ आ जाएगा, क्योंकि जब वो यहाँ मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आया तो इमूवेबल में आ गया। जब इमूवेबल आ गया तो सर वो कहाँ फॉल कर रहा है? तो है तो पर्सनल। अब पर्सनल, अब बताता हूँ, अब आगे चलते हैं। कभी कभार क्या होता है कि पर्सन्स ने एक से ज़्यादा घर ऑन किए होते हैं। मैंने सर डीएचए में 50 करोड़ का घर खरीदा है, इसीलिए खरीदा है कि जब ये 75 का होगा ना, नहीं खरीदा आशिर, नहीं खरीदा प्लीज़। जब मैंने 50 का खरीदा है, मुझे पता है कि सर वैसे तो मैं पर्सनली मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, खरीदा इसलिए कि जब इसकी प्राइस में हाइक होगी ना, जब मेरा सर प्रॉपर्टी की प्राइस में इंक्रीज आएगा तब मैं इसको बेच दूंगा। मेरी बात समझ आ रही है? उसने एक घर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं। दो चीज़ें देखें, मेरी बात सुने। आपको नहीं लगता कि एक बंदे के पास जो गाड़ी है, जो उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो उसकी नीड है, एक गाड़ी है जो उसके पास, हमने उसके ऊपर उसको अलाउ कर दिया। लेकिन एक बंदा अगर यही काम कर रहा है कि एक ही घर में रहता है, जैसे उस घर का अच्छा रेट लगता है वो उठा के बेच देता है, फिर नए घर में शिफ्ट हो जाता है, जैसे फिर एक और घर खरीदता है, उस घर में रहता है, शिफ्ट हो जाता है अगले घर में जब पैसा मिलता है। अगर उस बंदे ने यही काम करना है तो हम उसको इसके ऊपर अगर एक्सेप्शन दे दें तो टैक्स कभी भी ना कलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली उसने चीज़ों को लिंक कहाँ से किया है? टैक्स वाला हर चीज़ में रायत नहीं देगा ना आपको, उसको भी अकल है, उसको पता है लोग घर किस लिए खरीदते हैं। तो असल में जब लोग इन्हीं लूप होल्स को यूज़ करते हैं तो फिर उसके ऊपर क्या बना देता है, लॉ बना देता है। वो कहता है कि चलो ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को तो छोड़ दो, इसके ऊपर तो मैं तुमसे टैक्स लूंगा। हाँ, तुम्हें मैंने रायत किस चीज़ में दी है जी? मूवेबल प्रॉपर्टी में तुम्हें रायत दी है। अब ये लॉ वाले ने क्या सोच के रायत दी है, कितना उसने मतलब हमारे टैक्स पेयर का सोचा, ये हमारा कंसर्न नहीं है। उसने लॉ में लिखा कि मैं सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी पे दूंगा। अब मैं उससे ये सवाल तो नहीं कर सकता कि इमूवेबल में क्यों नहीं दे रहे, ये सवाल तो नहीं कर सकता ना मैं। हाँ, अनलेस जो आपने एक बात की उसमें आपने ये बोला कि हमारा एक सेक्शन है सेक्शन 75, ठीक, सेक्शन 75E, जो कि आपके सिलेबस का तो पार्ट नहीं है लेकिन वो अल्टीमेटली फाइनल के सिलेबस का पार्ट है। उसमें वो क्या कहता है, वो कहता है कि बंदे की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर वो क्या देगा, टैक्स देगा। अब उसकी प्रॉपर्टीज़ में लैंड भी आ जाती है, बिल्डिंग भी आ जाती है, उसका असर जो उसकी दुकान है वो भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। उसमें भी ना फिर वो फर्दर एक्सेप्शन देता है। वो कहता है कि सपोज एक बंदे की 100 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ हैं,
सिर्फ कॉन्सेप्ट देने के लिए बता रहा हूँ। 100 करोड़ की एक बंदे की प्रॉपर्टीज़ हैं और उसके ऊपर टैक्स देना है 1.25%, वहाँ पे रेट गिवन है, ठीक है, 1.25% उसने वहाँ पे टैक्स देना है। अब पॉइंट यहाँ पे ये है, वो कहता है तुम्हारा जो एसेट बिजनेस में यूज़ हो रहा है ना, ये तुम निकाल दो यहाँ से, तुम्हें ये निकालने की इजाज़त है। एक वो घर भी तुम्हें निकालने की इजाज़त है जो तुम पर्सनली इस्तेमाल कर रहे हो, ये भी तुम निकाल दो। अगर एक एसेट की बात करें, वहाँ पे उसको रिलीफ मिला हुआ है। अब एक वो ये भी कहता है कि सर अपनी मर्जी का एयर टैक्स पेयर, वो 4-5 और भी चीज़ें, अपनी मर्जी का जो भी तुम्हें लगता है ना एक एसेट तुम निकाल सकते हो, वो भी निकाल दो। वो इस तरह की रिलीफ देता है, लेकिन कहता है जो बाकी बचेगा इसके ऊपर तुमने क्या करना है, फिर मुझे 1.25% के ऊपर क्या देना है, टैक्स देना है, ठीक है जी। तो इस तरह की जो हमारे रिलीफ हैं ये भी हमारे पास अवेलेबल तो हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन हमने टैक्स के एम्बिट में रहते हुए बात करनी है। अब वो बोलेगा क्या टाइम हो रहा है, अच्छा क्या हुआ, हाँ, गवर्नमेंट देखो कभी भी अगर हम सिर्फ बर्डन ही इम्पोज करेंगे ना, कोई बेनिफिट नहीं छोड़ेंगे कभी किसी बंदे के लिए, तो वो बात आगे नहीं बढ़ सकती। फिर आपके लिए टैक्स को कलेक्ट करना ही इतना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने ये बोला कि यार तुम एक बिस्किट भी ले रहे हो ना, तो भाई इसके ऊपर वैसे तो वहाँ पे सेल टैक्स लग रहा है, बोला कि यार तुम ये एक सोने का बिस्किट ले रहे हो, बिस्किट होता है ना सर, उसका सोने वाला जो बिस्किट होता है, उस पर आ जाए, बड़ी बातें करते हैं सर, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ये ले रहे हो और तुम इसको बेच रहे हो, ठीक है, इसके ऊपर हर एक छोटी छोटी चीज़ के ऊपर तुम सर 1-2-4 जगह पे 5-6 जो है ना वो वॉशरूम्स बना रहे हो और ये तुमने बिल्डिंग क्रिएट किया, अब हमें इसके ऊपर भी दो। ऐसा नहीं होता सर, हर छोटी छोटी चीज़ को नहीं पकड़ सकते। हमें असल में टैक्स के जब हमने हमारा जो बजट बनता है, जब हमने उसको अचीव करना है, तो हमारे टारगेट जो हैं वो स्ट्रेटेजिक होने चाहिए, ठीक है। कुछ जगहों पे रिलैक्सेशन भी देनी है ताकि अल्टीमेटली टैक्स पेयर का इंटरेस्ट बढ़े कि यार अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो मुझे बेनिफिट भी है। अब जो बंदा सर रजिस्टर्ड होगा टैक्स में, उसको बेतहाशा बेनिफिट्स भी हैं, फिर उसके ऊपर पेनल्टीज़ नहीं है, तो सबसे बड़ी बात। अब जो बंदा कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहा है उसको सर 8% टैक्स लग रहा है, बजाय के 15% टैक्स लगने के जब आप जाते हैं होटल पे। क्यों है सर वो? क्योंकि यहाँ पे हमारे जो इकॉनमी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी करनी है। अब डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी कैसे हो सकती है? जब एक ट्रांजैक्शन जाएगी, बैंक से गुजर के जाएगी, तो पता होगा कि सर इस बैंक में इतना पैसा था, यहाँ से ट्रांजैक्शन इस तरह आकर हुई थी, बजाय कि हम कैश के ट्रांजैक्शन करें। कैश में तो सर ब्लैक मनी भी तो चल सकता है ना सर। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमने फिर उसको बेनिफिट दिया कि तुम 15% की बजाय 8% टैक्स दे दो। आप देखते होंगे जब आप जाएंगे रेस्टोरेंट पे, आप कार्ड से पेमेंट करें 8% टैक्स लगता है आपके ऊपर। तो इन्हीं सर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट भी देना पड़ता है, कहीं ना कहीं अपनी बात भी मनवानी पड़ती है। लेकिन अल्टीमेटली होता यही है कि सर हमेशा टैक्स का डिपार्टमेंट ही प्रिवेल करता है, उसी को ज़्यादा बेनिफिट जाता है, क्योंकि देखें सर मुल्क भी चलाना है हमने, ठीक है जी। तो जी सर आप जब बड़े हो जाएंगे ना, जब आप फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के, तो आप बड़े बड़े बजट्स लाएंगे जब, इंशाल्लाह फिर चलेगा। हाँ अच्छा जी, ठीक है जी। ऑनलाइन वाले हजरात, तो सर हम यहाँ पे बात कर रहे थे पॉइंट नंबर 3 में। आई थिंक आज ये चंद बातें ही हो पाएंगी यहाँ तक, लेकिन हम इनको पढ़ लेते हैं आगे। सर जब हमने पॉइंट नंबर 3 में बात की, क्या बोला कि एक बंदे की जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो उसके पर्सनल यूज़ में है, उसको हम कैपिटल एसेट में नहीं ला रहे। अब एक बंदा ये भी तो कर सकता है कि यार उसके पास कोई पेंटिंग्स हो, इस तरह की कुछ चीज़ें हों सारी, ठीक है, और वो बिक सकती हों, उनके अंदर उनकी इकोनॉमिक सब्सटेंस हो, कि मतलब कोई बंदा उसके पैसे देना चाहता है, सर ये मेरे पास एक सोने का कप है जी, मैं इसको बेचना चाह रहा हूँ और ये मेरा ज़ाती इस्तेमाल में है, अभी मैं ये क्लेम कर रहा हूँ, ठीक है जी। लेकिन इसके कोई बंदा आपसे मैं बात करूँ, आप बोलोगे यार अब्दुल्ला भाई मैं इसको 2 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ सोने की है, ठीक है, और इसका इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, मेरी बात समझ आ रही है? मैं यही क्लेम कर रहा हूँ, नहीं मैं तो इसमें डेली चाय डाल के पीता हूँ, लेकिन असल में वो आपका एसेट है। तो यहाँ पे इस चीज़ को कैटर करने के लिए टैक्स के डिपार्टमेंट ने क्या बोला, हाउएवर द फॉलोइंग एसेट्स हेल्ड फॉर पर्सनल यूज़, एग्जाम्पल्स देखेंगे आपको समझ आ जाएगी, हेल्ड फॉर पर्सनल यूज़ बाय अ पर्सन और इज फैमिली डिपेंडेंट शेल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एसेट। मतलब ये एसेट जो नीचे आ रहे हैं, ये जो एसेट्स हैं, चाहे तुमने ये पर्सनल यूज़ के लिए भी रखे हों, तब भी हम यही मानेंगे कि ये क्या है, कैपिटल एसेट। सर ये एक्सेप्शन ऑफ एक्सेप्शन है, बताया था सर ऐसा कुछ, ये क्या है, एक्सेप्शन ऑफ एक्सेप्शन। मतलब पहले हमने नॉर्मल बात की कि सर कैपिटल एसेट में ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, फिर हमने बोला कि सर फॉलोइंग दीज 3 ना ए बी सी आर नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल एसेट। ये हमने 3 बातें कर दी, बिल्कुल नॉर्मली बात, 3 बातें कर दी, ए बी सी। फिर हमने बोला कि यार सी में तो तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम ऐसी पर्सनल यूज़ कंसिडर करके तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे यार इसके ऊपर तो टैक्स ही नहीं देना, इसके ऊपर तो टैक्स ही नहीं देना। तो टैक्स वाले ने यहाँ पे मजीद डिफाइन को क्लियर कर दिया कि पॉइंट नंबर सी की भी एक्सेप्शन है। अब उस एक्सेप्शन का होने का क्या मतलब है, माइनस माइनस सर क्या हो गया, फिर प्लस हो गया। तो सर ये सारी चीज़ें उठ के फिर किस चीज़ का पार्ट बन गई, अल्टीमेटली कैपिटल एसेट का पार्ट बन गई बेटा, ऐसा ही है जी।
तो वो चीज़ें हम पढ़ लेते हैं जी। अब पेंटिंग, सर दुनिया में आपको नहीं पता पेंटिंग्स महंगी महंगी बिकती हैं। कोई बंदा अगर आर्टिस्टिक वर्क करता है और वो पेंटिंग बना रहा है और उसको पता है आपको कि रोनाल्डो का फेस बना देगा अगर वहाँ पे, तो बिक जाएगी, सारी बात है। बाबर आजम का बना देगा तो बिक जाएगी सर, आपका बनाएगा सर तभी बिक जाएगी, इतना प्यारा माशाल्लाह चेहरा है, ठीक है। तो सर पेंटिंग या स्कल्पचर या कोई ड्राइंग है, उस यहाँ वर्क ऑफ आर्ट है, तो इस सिनेरियो में क्या है कि वो फिर कैपिटल एसेट कंसिडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? आज अगर लेक्चर हुआ ना ख़राब, आज अगर लेक्चर ख़राब हुआ ना, तो सर ज्वेलरी, जी सर बताएं, ज्वेलरी कैपिटल एसेट ट्रीट की जाएगी। अब कोई बंदा सर वो गहने वहने पहन के जो है ना, हाथ में कड़े बड़े पहन के, अंगूठियाँ पहन के वो लतपत हुआ हुआ है, सही है, और वो कह रहा है ये देखो पर्सनल यूज़, ये देखो मेरा पर्सनल यूज़, लेकिन वो होगा क्या? कैपिटल एसेट। अब जब वो उस चीज़ को उठा के बेचेगा तो वो क्या कंसिडर किया जाएगा? कैपिटल एसेट बेचा है, और जब बेचेगा उसके ऊपर क्या आएगा? कैपिटल गेन आएगा। मेरी बात समझ आ रही है? अगर वो ये चीज़ ना बताता, तो सर माशरे में फिर हर बंदा सोना पहन के घूम रहा होता, हर बंदा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसके उस लूप होल को कवर कर लिया, ये बोल के कि भाई ज्वेलरी जो है ना वो तुम्हारा कैपिटल एसेट ही है, चाहे तुम शादी ब्याह पे पहन के जाओ, वो तुम्हारा हेडेक है, हमारा नहीं। हम जब तुम उसको बेचोगे हम तुमसे क्या लेंगे? उसके ऊपर टैक्स लेंगे। सर रेयर मैन्युस्क्रिप्ट या फोलियो या कोई बुक, ठीक है जी, ये सारी बातें हैं। और उसके बाद सर पोस्टेज स्टैंप, आपको पता है वो स्टैंप वगैरह होती है हमारे पास। और फर्स्ट डे कवर जब बुक निकलती है तो उसका पहला दिन का एक कवर आता है, पेज आता है जिसमें बेसिक चीज़ें लिखी होती हैं उसके बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट डे कवर जो आ जाता है ये भी सर सेल होता है मार्केट में, इसमें भी इकोनॉमिक सब्सटेंस होती है, ठीक है जी। या कोई कॉइन, सर पुराने कोई कॉइन होते हैं, तो या मेडालियन जो है, ये सारी चीज़ें, या कोई एंटीक चीज़ हो, और वो एंटीक चीज़ में सर शेर का सर हो सकते हैं ना, एग्जांपल कहने को तो सर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कोई भी एंटीक चीज़ हमारे पास पड़ी हुई है, या कोई मेरे पास पुराने टाइम का रिकॉर्डर पड़ा हुआ है, ठीक है, और वो अब लोग जो है म्यूजियम में रखने वाली चीज़ें, आप इस तरह समझ लें। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं जी? कैपिटल एसेट में आती हैं। अब ये सारी चीज़ें जब बेचेंगे तो क्या आएगा? अल्टीमेटली गेन या लॉस आएगा। अब बात ये है इसके ऊपर सर गेन या लॉस आएगा तो ट्रीटमेंट कुछ अलग होगा। आपने बात कर दी गेन या लॉस की, वैसे मैं सिर्फ गेन की बात करना चाह रहा था। इनके ऊपर भी गेन लॉस आ सकता है, ऊपर कोई भी कैपिटल एसेट होगा यहाँ पे भी गेन लॉस आ सकता है। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। अब बात कर रहे हैं कि यार हम अगर मेंटोर ज़िंदगी से बाहर आ जाएं, ठीक है, आपकी वाली बात, मेंटोर ज़िंदगी से अगर बाहर आ जाएं, सर पैसे की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे अच्छी एग्जांपल दी है, मैंने अगर कोई चीज़ बेचनी है, एग्जामिनर ने सर सवाल बना के देना है, तो उसने ऑब्वियसली टेस्ट करना है ना आपको, वो लॉस लेके आएगा। और क्यों? क्योंकि ये वाला जो इतना पोर्शन है ना, इतना पोर्शन, इसके ऊपर लॉस का ट्रीटमेंट अलग है, आपको ये भी बताना चाहिए। मैं अभी से बता रहा हूँ, आगे आएगी बात। इतने से पोर्शन के ऊपर लॉस का ट्रीटमेंट अलग है, वो आगे मजीद अलाउ नहीं करता लॉस। मतलब मैंने आपको शायद एक चीज़ आपको याद हो, मैंने बताया था कि सर लॉस हमारा कैरी फॉरवर्ड होता है, यहाँ पे नहीं कैरी फॉरवर्ड करता कुछ भी, ठीक है। बाकी जो कैपिटल एसेट है, जैसे सिक्योरिटीज़ हैं, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर हैं, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं, उनको क्या कर देता है? कैरी फॉरवर्ड कर देता है। उनकी भी फिर टर्म है 3 साल या 6 साल, आगे जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बताऊंगा वो। तो असल में ये नहीं सोचना कि सर जब लॉस होगा तो बेचेंगे ही नहीं, सर सिनेरियो आ गया है तो हमने फिर उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। तो ये ABCDEF जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी कैपिटल एसेट्स हैं। एक्सेप्शन ऑफ एक्सेप्शन है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो सर अब से अगर वो पूछता है कि एक बंदे की ज्वेलरी है लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए है, और उसने वो 2 लाख की खरीदी थी, 2.5 लाख की बेच दी, 50,000 का गेन है, अब वो गेन टैक्सेबल होगा जी? होगा, बिल्कुल होगा सर। लेकिन वो ये बात करते हैं कि सर मेरे पास एक चेयर है और मेरे पर्सनल यूज़ के लिए है वो, अब बताएं फिर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर वो इस लिस्ट में नहीं आ रहा, अब ये लिस्ट जो है ना बिल्कुल कंसाइज और प्रिसाइज लिस्ट है। यहाँ इसके अंदर जो चीज़ें फॉल कर रही होंगी ना, मतलब कोई भी एंटीक चीज़ है, अब एंटीक चीज़ आपको पेपर में बता देगा, बिल्कुल बताएगा, आप इसके बारे में क्लियर होंगे, टेंशन नहीं लेनी आपने। अगर एंटीक चीज़ का कैसे पता चलेगा? बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो एक्सप्लेन करेगा, आपको बताएगा। तो कोई भी चीज़ अगर एंटीक होगी, कॉइन होगा, पोस्टेज स्टैंप होगी, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट होगा, ठीक है, ज्वेलरी होगी, या फिर सर पेंटिंग होगा, स्कल्पचर होगा, वर्क ऑफ आर्ट होगा, तो ये सारी चीज़ें सर किस में फॉल कर रही हैं? कैपिटल एसेट में फॉल कर रही हैं। और अल्टीमेटली हमने जो 3 चीज़ें पढ़ी, जो चीज़ कैपिटल एसेट में नहीं आ रही, वो कौन कौन सी हैं? वो चीज़ें हैं जैसे हमारे पास इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, ठीक है जी, डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन जिस एसेट के ऊपर या जिस भी सॉफ्टवेयर वगैरह के ऊपर अलाउ किया जाए वो, या सर तीसरी चीज़ मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में वो चीज़ जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखी हुई है।
तो ये 3 चीज़ें नहीं आ रही। अब मूवेबल प्रॉपर्टी में जो चीज़ें पर्सनल यूज़ के लिए रखी हुई हैं वो ये सारी भी तो हो सकती थी ना, तो उसने इन चीज़ों को अलग कर दिया, बोला अगर तुमने ये चीज़ें चाहे मूवेबल हैं, बिल्कुल हैं, सारी चीज़ें मूवेबल है ना सर, ठीक है, और पर्सनल यूज़ के लिए भी हो सकती हैं, स्टिल हम इनको कंसिडर करेंगे कि ये कैपिटल एसेट्स हैं, तुम इनको जब भी बेचोगे इसके ऊपर अगर कोई गेन आएगा उसके ऊपर क्या करेंगे हम, तुमसे टैक्स चार्ज करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक सब साथ हैं। जी ऑनलाइन वाले हज़रात, सर ऐसा लग रहा है IAS 40 पढ़ रहे हैं। IAS 40, हाँ यार ये बहुत अच्छी बात की है तुमने, IAS 40 ऐसा ही है, कुछ इस नेचर का ही, लेकिन ये तुम्हें ज़्यादा लगेगा जब हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वहाँ पे, तो क्योंकि रेंट भी आ जाता है ना, तो कुछ ऐसा ही है सर, चीज़ों को लिंक करके पढ़ेंगे। आपने भी ये बताया था ये 30 ये कौन सी सब्जेक्ट? यार ये FY2 में जो चीज़ मेरी कोई ऐसी चीज़ बताता हूँ ना जो नहीं समझ आती, तो इस तरह जी बेटा इंटेंजिबल्स IAS 38, तो IAS 38 आप कहाँ पढ़ेंगे? FY2 में। IAS 65 तो है ही नहीं, अरे वो मजाक में बोला है, IAS 65 नहीं होता। जैसे फिरौन की लाश भी एंटीक में आएगी, देखें जी क्रिएटिविटी देखें हमारे बच्चों की यार। सर न्यू चैप्टर देखे दिल गार्डन हो गया। ये ऑनलाइन वाले आप इनसे पूछना बनता है कि सुबह क्लास करनी है शाम में क्लास करनी है नहीं, तो नहीं, अच्छे बच्चे हैं, सारे अच्छे बच्चे हैं, ये सब वो हैं जो डेली आते हैं क्लास में। तो जी और भी जितने हैं इंशाल्लाह नए बच्चे डेली आएंगे सर ग्रुप रजिस्टर्ड, ठीक है, सारी बातें हो गई हमारी, यहाँ तक सब साथ हैं जी। इलियास और बाकी सब, मुस्तफ़ा, और सर मेरी क्लास में ये होता है कि जितने भी ऑनलाइन हैं वो सब के सब रिप्लाई करते हैं और बोलते हैं कि सर वो जाग रहे हैं, तो मेरा ख्याल है अभी जितने 8-9 लोग जितने भी बैठे हुए हैं वो बता दें कि वो जाग रहे हैं या सो रहे हैं। ठीक है जी इलियास, चलें जी आगे चलें। अच्छा सर जैसे अब हमने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा इनकम फ्रॉम सैलरी, और हमने पिछले लेक्चर्स में भी कुछ एक आध बातें की, उसमें मैंने क्या आपको बताया था कि हर चैप्टर के स्टार्ट में वो आपको एक चीज़ ज़रूर बताता है कि इस चैप्टर की टैक्सेबिलिटी होगी कैसे, चीज़ बेच के कमा लिया या पैसा आने पे होगी, ये सारी चीज़ें वो आपको डे 1 पे चैप्टर की पहली लाइन पे बता देता है कि यार अगर ये हेड है ना तो इसको इस तरह से टैक्स करवाना है, ये हेड है तो इसको इस तरह से। इनकम फ्रॉम सैलरी को कैसे टैक्स करवाना है जी? रिसीट बेसिस पे। अब मुझे ये बताएं, क्योंकि सैलरी तो आप बढ़ के आ चुके हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीट बेसिस पे टैक्स होता है, क्या इसकी कोई एक्सेप्शन है? क्या है जी? हाशिर बताओ जी। हाँ जी, सैलरी इन एरियर्स वाली एग्जांपल है सर अगर हमें सैलरी जो है वो एरियर्स में आ रही हो और हमारी उस एरियर्स में सैलरी आने की वजह से हमारा टैक्स हायर स्लैब लग रहा हो हमें, ठीक है जी, हम टेबल 2 को यूज़ करें और हमारा हायर स्लैब लग रहा हो। अब सर मैं ये कह रहा हूँ कि तुम मुझे ये पैसे पहले ही दे देते तो मेरा टैक्स कम लगता ना, उस वक्त भी कम लगता, अब भी कम लगता। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मुझे इस चीज़ की एक्सेप्शन दी गई कि मैं अक्रूवल बेसिस पर चला जाऊं, मतलब कि जिस दिन मैंने कमाया, जब कमाया तभी टैक्स करवा दूं, बजाय कि मैं रिसीट बेसिस पे टैक्स देने के। ठीक है, ये मुझे एक एक्सेप्शन दी हुई थी उसने, पूरे चैप्टर में एक ही एक्सेप्शन है रिसीट बेसिस की, वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाई, ये भी बताया सबसे पहले कि रिसीट बेसिस। बाकी आप देखें कोई भी अलाउंस, कोई भी बेनिफिट, मेडिकल फैसिलिटी, कोई भी चीज़ें हैं, शेयर ऑप्शन स्कीम है, जब चीज़ मिली टैक्स करवा दी, ऐसा ही है जी सर, ऐसा ही है, ठीक है जी। इस चैप्टर में भी ना वो एक बात करता है छोटी सी कि सर बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी क्या होगी, इसका क्या मतलब है, मतलब इनकम किस तरह चार्ज टू टैक्स करवाएंगे, ऐसा ही है, ये अब ठीक हुआ, ठीक है जी। इनकम किस तरह से हम चार्ज करवाएंगे, चार्ज टू टैक्स। सर वो कहता है कैपिटल गेन शेल बी चार्जेबल टू टैक्स इन अ टैक्स ईयर, एक टैक्स ईयर तो ऑब्वियसली होगा, टाइम फ्रेम तो होगा ना जिस रिटर्न के अंदर हमने फॉलो कराना है, ये तो एक नॉर्मल सी आम सी बात है। असल जवाब आ गया उसका, क्या कि सर व्हेन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट क्या है सर बताएं जी, ये पढ़ लिया सर ऊपर, कैपिटल एसेट ये था हमारा कैपिटल एसेट। कहा कि जब कैपिटल एसेट को तुम बेचोगे, डिस्पोज करोगे, उस दिन क्या मानूंगा मैं कि इस कैपिटल एसेट को डिस्पोज करने के बाद तुमने इनकम कमा ली, और अब क्या होगा अल्टीमेटली, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स शेल टेक्स प्लेस एंड व्हेन कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड। Irrespective of the fact कि
इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट ना, मतलब देखो जब मैंने डिस्पोज किया लाजमी तो नहीं कि इस दिन पैसा आया हो। सर मैंने आपको फ़ोन दे दिया, आप लाजमी कि उसी दिन मुझे पैसे दे देंगे? नहीं ना, आप चाहें तो 10-15 दिन का गैप ले सकते हैं मुझसे। मैंने ये बोला कि सर डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट के ऊपर मैं उस चीज़ को टैक्स करवा रहा हूँ। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मुझे पैसा भी मिल गया है। तो डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट के केस में जब एसेट बेचा जाएगा विच मीन्स अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसके अकॉर्डिंग जब हम चलेंगे तो जब चीज़ बेची, जब इनकम अर्न कर ली, रिसीव नहीं की, अगर अकाउंटिंग की बात करूं तो जब इनकम अर्न कर ली तब उसको क्या करवा दिया, टैक्स करवा दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमें कैश मिला या नहीं मिला। अब मैं आपसे ये बात करूं कि सर अगर मैंने जो है हाशिर भाई को या इलियास भाई को या कोई भी कामरान भाई हैं, जो भी जहाँ भी जितने भी भाई हैं, अगर मैंने इनको शेयर्स बेचे, शेयर्स बेच के ये हुआ कि सर मेरे अकाउंट से, मेरे CDC के अकाउंट से शेयर्स चले गए इनके पास, भाई ने मेरे साथ ये अरेंजमेंट किया हुआ था कि मुझे पैसे अभी तक पैसे भी नहीं देंगे, पैसे 1 महीना बाद देंगे। सर शेयर से लिस्टेड सिक्योरिटीज़ थी, वो लिस्टेड कंपनीज़ की क्या थी, वो इक्विटी शेयर्स थे उनके। बताएं ये टैक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होगा। उसकी रीज़न ये है कि सर इक्विटी सिक्योरिटी जो है आपकी एज पर सेक्शन 37A वो किस में आती है, कैपिटल एसेट में आती है। कैपिटल एसेट में आने की वजह से क्योंकि आपने वो शेयर्स बेच दिए, डिस्पोजल टेक प्लेस हो चुका, इस वजह से वो हमें टैक्स करवाने पड़ेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के पैसे आए या ना आए। ठीक है जी। तो अब बताएं क्या इसमें भी हमें वो सैलरी के हिसाब से देखना पड़ेगा कि सर 6 महीने की सैलरी रिसीव हुई है या सर ये जिस टाइम सर अक्रूव होगी वो चीज़, मतलब हमने अर्न कर ली वो चीज़, या जिस टाइम पे सपोज एक खर्चा हमने करना था वो हमने खर्चा कर दिया, पे किया या नहीं किया ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है जी। हमारे यहाँ पे चाय आती है नीचे से, हम पे महीने बाद करते हैं, लेकिन खर्चा तो डेली का हो रहा है ना जी। तो अगर डेली के अकाउंट्स हम बना रहे हैं, मंथली अकाउंट्स बना रहे हैं, अगर एनुअली सपोज उसको पैसे देते हैं तो खर्चा तो डेली का हो रहा है। तो खर्चा होना एक अलग चीज़ है, उसको पे करना एक अलग चीज़ है। इसी तरह इनकम अर्न करना एक अलग चीज़ है, इनकम का रिसीव हो जाना एक अलग चीज़ है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम अक्रूवल बेसिस पे चल रहे हैं, ना कि रिसीव्ड बेसिस पे। अब वो अक्रूवल कब होगा? जब कैपिटल एसेट को क्या करेंगे, डिस्पोज करेंगे। कैपिटल एसेट को क्या करेंगे, डिस्पोज करेंगे। अदरवाइज कैपिटल एसेट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और अल्टीमेटली जिस दिन जाके डिस्पोज होगा, जिस लम्हे पे जाके वो डिस्पोज होगा, उस दिन हम उसकी सेल्स प्रोसीड उठाएंगे, जो पैसा मिला होगा, जितना उसके लिए कॉस्ट हमने बेयर की होगी वो कॉस्ट हम उसके लेस कर देंगे, नेट कर देंगे वहां से, और अल्टीमेटली क्या आ जाएगा हमारे पास, कैपिटल गेन आ जाएगा या लॉस आ जाएगा, विच एवर द केस इज। एसेट को डिस्पोज किए 2 इंस्टॉलमेंट में हुआ है। एसेट को डिस्पोज कर रहे हैं और वो 2 इंस्टॉलमेंट में हमें कैश मिलेगा। हाँ हाँ अभी मिलेगा और एक एनुअल में मिलेगा। तो एनुअल वाले की क्रेडिट में निकालेगा नहीं, हमने ये देखना है कि देखो आपकी जो बात है ना उसमें तो ये देखना पड़ेगा कि यार टाइम फैक्टर का कितना वो इसमें इफेक्ट है। अगर तो वहाँ पे इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन हमें हो कि यार आज पैसा दे रहा है इतने, और अगर वो महीने 1 साल के बाद, क्योंकि देखो कम से कम भी तो 12 महीने का अरेंजमेंट होगा, तो हमारे पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आएगा ना। अगर विद इन 12 मंथ्स है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फिर तो चाहे आज 50,000 दे, चाहे 8 महीने बाद 50,000 दे, तो दोनों की वैल्यू मेरे लिए सेम है, अनलेस के सर 12 महीने से भी टाइम फ्रेम ऊपर चला जाए, अनलेस के 12 महीने से भी पैसे ऊपर चले जाएं, तो सर उसके लिए देखना पड़ेगा कि यार उसने उसकी वैल्यू क्या कंसिडर की हुई है। नॉर्मली टैक्स के पेपर में टैक्स कैपिटल गेन से रिलेटेड इस तरह की वो चीज़ें नहीं पूछता, लेकिन आपकी सहूलत के लिए मैं बताऊं, जब IFRS 15 हम पढ़ते हैं, IFRS 15 में सर जब एक ट्रांजैक्शन प्राइस जब हमारी एग्री होती है, उसके ऊपर जब हमें पैसा मिलता है, IFRS अगर किसी ने FR2 पढ़ा हुआ है तो उनको आइडिया होगा, अगर वो 12 महीने से ऑनवर्ड चली जाती है ना, तो उसमें फिर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का इफेक्ट आ जाता है। ठीक है जी, किसको समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो कोई मसला नहीं है, फाइनेंसिंग कंपोनेंट का इम्पैक्ट आ जाता है। फिर आप क्या करते हैं, अल्टीमेटली उसको डिस्काउंट करते हैं। लेकिन नॉर्मल अगर टर्म्स में रहते हुए देखा जाए तो सर यहाँ तो 30 दिन का क्रेडिट होता है, यहाँ तो 3 महीने का क्रेडिट होता है मैक्सिमम। सर 1 महीने का क्रेडिट होगा कंपनी का, या 3 महीने का होगा, विच मीन्स 90 डेज। कभी भी 1 साल को वो जो है ना एक्सीड नहीं करेगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी फिर नहीं आएगा। तो आज 50,000 दे, बाद में 50,000 दे, दोनों को मिला के ₹1,00,000 आज ही टैक्स करवाऊंगा। उसकी रीज़न क्या है कि मेरे पास अक्रूवल बेसिस चल रही है, ना कि रसीद बेसिस। ठीक है जी। यही अगर मैं सैलरी के हेड में होता, मेरा ये मैं रिसीट पे चलता ना, यही अगर मैं सैलरी के हेड में होता और मुझे 50,000 रुपये, हालांकि मेरी सैलरी 1 महीने की कितनी है, इस पूरे साल की सैलरी मेरी कितनी है, ₹1,00,000, मुझे कितना मिला जी, 50,000 रुपये मिला। 50,000 कहाँ चला गया, अगले साल में उसने एरियर्स में देने का सोचा। अब इस केस में अगर मैं उस एक्सेप्शन को अवेल नहीं करता, जो मैंने आपसे भी बात की थी, अगर मैं उस एक्सेप्शन को अवेल नहीं करता, तो मेरा फिर इस पर्टिकुलर टैक्स ईयर में कितना पैसा चार्ज होगा,
50,000 रुपये, ना के पूरा लाख रुपये। ठीक है जी, नमाज का भी आई थिंक टाइम हो गया सर, बस नमाज पढ़नी है। चलें जी, ऑनलाइन वाले हज़रात सब साथ हैं यहाँ तक बता दें मुझे। हमने ये देख लिया कि सर कैपिटल एसेट क्या होता है, सर चार्जेबिलिटी क्या है इस चैप्टर की, और हमने आज ओवरऑल जो हमारा मेन एजेंडा था वो ये कि हमने सर अपने पोस्ट रिजल्ट बैच को किस तरह से लेके चलना है। तो उम्मीद है कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे जी, और इंशाल्लाह फिर इसको लेके चलते हैं। ये जो शक्लें हैं सारी जो आ रही हैं पहले, और अब भी आप लोग भाई सब आप तो क्लास में आना है। अगर फिजिकली आ सकते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है, फिजिकली नहीं आ सकते तो लाइव पे आएँ। स्टिल अगर किसी को रिकॉर्डेड वर्जन बहुत अच्छा लगता है, अपने पेज पर देखना चाहता है तो वो साथ चल सकता है। ठीक है जी, चलें जी ऑनलाइन वाले हजरात, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच सर। ड्राइव अपलोड कर देते हैं सर। इसके नोट्स भी डाल दिया। इसके नोट्स हाँ वो भी